पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्लाइंट का प्लान शुरू हो चुका था। उसे सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 हासिल करना था। इसलिए उसने मोर्स टाउन में कुछ नकली भूत प्रेत वाली एक्टिविटी शुरू करवा दी और प्लान काम कर गया। कैप्टन ने उसे लेनर्ड और केनली को मिशन पे भेज दिया और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्हें वो आर्टिफैक्ट ले जाने की परमिशन भी दे दी। अब तीनों मोर्स टाउन पहुंच चुके हैं और क्लाइंट अपने असली प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार है। वेलकम बैक गाइस। तो जैसे कि तुमने रिकैप तो सुन ही लिया होगा, तो अभी मुझे मेन चीज़ बतानी थी कि जैसे तुमने थंबनेल में देख ही है, यहाँ पे खतरनाक वाले सीन होने वाले। पहले तो दो मेजर सीन होने वाले, एक काफ़ी अच्छा वाला, मतलब हाँ काफ़ी अच्छा वाला एक सीन होने वाला है और एक बुरा वाला। तो या काफ़ी इमोशनल था क्योंकि देखो थंबनेल तो तुमने देख लिया है। अब मैं स्पॉइलर तो नहीं देना चाहता, बट ताकि तुम आगे की वीडियो देखो इसलिए मैं स्पॉइलर दे ही देता हूँ। वैसे भी तुमने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो होता क्या है कि अपना जो ओल्ड लीड है ना, वो मर जाता है। काफ़ी इमोशनल था और मैंने सीन को है ना काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, काफ़ी आर्ट भी सही यूज़ किया है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। थोड़ा इमोशनल है, मतलब हाँ मैं एडिट करते वक्त भी मुझे काफ़ी इमोशनली लग रहा था। बस इतना ही कहना था। और जो सबसे दूसरी मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि जो अपना क्लाइन होता है वो क्लाउन पोशन जो है ना पी लेता है और वो अब सीक्वेंस 8 क्लाउन बन चुका है। सो या ये दो मेन चीज़ें होती। वीडियो पूरा देखना, काफ़ी मस्त बनाया है और पूरा देखना। बाय बाय। मोर्स टाउन की ज्यादातर बिल्डिंग्स का स्टाइल 100 साल पुराना था और पूरे टाउन में सबसे ज्यादा आई कैचिंग चीज थी वहां का ब्लैक कैथेड्रल। गाड़ी सेटल करने के बाद क्लेन और बाकी लोगों ने जल्दी से अपना लंच खत्म किया, जिसमें ब्रेड, टोस्ट, बेकन, बटर और कॉफी थी। केनली चर्च के दरवाजे पर खड़ा था और अपनी पॉकेट वॉच निकालकर बोला, हम सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 की प्यूरिफिकेशन को अभी भी लगभग 2 घंटे और 35 मिनट्स तक झेल सकते हैं। मेरा सजेशन है कि पहले हम इन हॉन्टिंग वाले इंसिडेंट से डील करते हैं ताकि सिचुएशन और खराब न हो। फिर हम चर्च वापस आकर आराम से सील्ड आर्टिफैक्ट पर टर्न बाय टर्न नजर रख सकते हैं रिकवर होने के लिए। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सीक्वेंस 9, 8 और 7 के बियॉन्डर्स को इस म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम से कम 2 घंटे दूर रहना पड़ता था फुल्ली रिकवर होने के लिए। इस पर क्लेन और लेनर्ड दोनों ने एक साथ कहा, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो केनली ने पूछा, तो फिर हमें पहले कौन सा केस डील करना चाहिए? लेनर्ड ने अपना मजाकिया एटीट्यूड साइड रखते हुए कहा, चलो उस ओल्ड मैन से शुरू करते हैं जो अकेले रहता है और जिसे अपने घर में भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। क्यों? केनली ने रिफ्लेक्सिवली पूछा। क्लेन भी इसका रीजन सुनने में इंटरेस्टेड था। क्लेन ने मन ही मन लेनर्ड का मजाक उड़ाते हुए सोचा, कहीं यह एक पोएट का इंट्यूशन तो नहीं। लेनर्ड ने पहले केनली को देखा, फिर क्लेन को और फिर वापस केनली को देखकर स्माइल किया और बोला, क्योंकि वो चर्च के सबसे पास है। क्लेन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? यह तो रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ नहीं था। लेनर्ड हंसा और बोला, मैं खाने के टाइम बाथरूम नहीं गया था क्या? वहां मुझे एक ट्रेनी प्रीस्ट मिला था और उससे बातचीत में उसने ही मुझे बताया कि नोआ का घर चर्च के पास है। हाँ, उस ओल्ड मैन का नाम नोआ है। मिशन के टाइम तो यह बिल्कुल एक एक्सपीरियंस नाइट हॉक की तरह बिहेव करता है। क्लेन ने एक सूखी सी हंसी दी। उसने केनली की तरफ मुड़कर कहा, तो चलो पहले नो के घर चलते हैं। ऑल राइट। केनली को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। एक ही मिनट के अंदर वो लोग नो के घर पहुंच गए। नो एक बूढ़ा आदमी था जिसके सफेद बाल काफी कम हो चुके थे। जवानी में एक वॉर में उसने अपना लेफ्ट हैंड खो दिया था, इसलिए उसे आर्मी छोड़नी पड़ी। कंपेंसेशन मिलने के बाद वो अपने होम टाउन वापस आ गया। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने 3 अजनबियों को देखा और फिर स्यूर को भी, जो कैथेड्रल से भागा आ रहा था। नोआ ने एक अजीब सी आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। आई होप तुम लोग मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मैंने सुना है तुम लोग हॉली वाटर, सेक्रेड एम्ब्लेम्स, सिल्वर डैगर और गार्लिक लाए हो। यह तो बहुत अच्छा है। मेरी चिंता काफी कम हो गई। प्लीज मेरे इतना बोलने को माफ करना, पर आपको एक बूढ़े आदमी की हालत समझनी होगी जो 2 रातों से ठीक से सो नहीं पाया है। ओह माय गॉडेस, मैं इतना डरा हुआ था कि मेरा सिर बिल्कुल चकरा रहा है। घर में एंटर करते ही लेनर्ड एकदम सीधा हो गया और उसकी आंखें चारों तरफ घूमने लगीं। उसके बाद क्लेन को भी रूम के अंदर एक ठंडी ऑरा फील हुई। यह एक भूत द्वारा छोड़े गए एक्टिविटी के निशान थे। यहाँ सच में कोई इम्प्योर बीइंग था। केनली ने सबसे लास्ट में नोटिस किया और धीमी आवाज में बोला, बहुत वीक है। लेनर्ड ने रिलैक्स्ड टोन में कहा, मिडनाइट पोएट वाला जॉब चर्च के रिकॉर्ड्स में सीक्वेंस 8 के बाकी जॉब्स के कंपैरिजन में काफी हाई स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी वाला था। हाँ,
क्लेन फील कर सकता था कि सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 की गर्माहट और प्यूरिफाइंग एनर्जी बिना किसी प्रॉब्लम के रूम की बुरी ऑरा को तेजी से खत्म कर रही थी। इसी टाइम तक टाउन के सारे लोग नोआ के घर के बाहर जमा हो गए थे और सभी क्लेन, लेनर्ड और केनली को क्यूरियोसिटी से देख रहे थे। खांसी लेनर्ड ने अपना गला और रिसाइट किया, हमारे पास गॉडेस का आशीर्वाद है। यह इम्प्योर बीइंग्स जल्दी ही गायब हो जाएंगे और कोई ट्रबल नहीं देंगे। उसके बाद उसने क्लेन की तरफ इशारा किया कि वो सबके सामने एक प्यूरिफिकेशन रिचुअल परफॉर्म करे। मैं ही क्यों? क्लेन ने भी उसे घूर कर देखा। ऑफ कोर्स उसको नहीं पता था कि लेनर्ड उसकी नज़र का मतलब समझेगा या नहीं, बट क्लियरली लेनर्ड इसका मतलब समझ से कहा गया। उसने धीरे में एक्सपर्ट तुम ही हो, ठीक है। आखिर इस मिशन के लिए वॉलंटियर भी तो मैं ही हुआ था। क्लेन ने अपने कपड़े ठीक किए और लेनर्ड से हॉली वाटर, सेक्रेड एम्ब्लेम्स, सिल्वर डैगर और गार्लिक ले लिया। पहले उसने डार्क सेक्रेड एम्ब्लेम को अपने चेस्ट के सामने रखा, फिर गार्लिक छीलकर उसकी कलियां एक एक करके घर के हर कोने में फेंकने लगा। टाउन्सफोक आपस में डिस्कस करने लगे, हम तो भूत भगाने के लिए गार्लिक ऐसे यूज होता है, यह तो न्यूज़पेपर्स के डिस्क्रिप्शन से अलग है, क्या इससे काम बनेगा? वो लोग काफी क्यूरियस और एक्साइटेड थे, जैसे कोई सर्कस देख रहे हों। यह बेकार है, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा हूँ। क्लेन को अचानक लगा कि वो एक क्लाउन बन गया है। उसने अपनी आंखें बंद की और सिल्वर डैगर से हॉली वाटर जमीन पर छिड़कने लगा। वो पूरे घर में घूम घूम कर पानी छिड़क रहा था और मंत्र पढ़ रहा था। दी एवरनाइट गॉडेस, दी मदर ऑफ कंसीलमेंट, दी लेडी ऑफ क्रिम्सन, एम्प्रेस ऑफ मिसफॉर्चून एंड हॉरर, मिस्ट्रेस ऑफ रिपोज एंड साइलेंस। एक ढोंगी की यह टिपिकल एक्टिंग देखकर वहां मौजूद सब लोग शांत हो गए। और जब लोग शांत होते हैं तो उन्हें ऐसी चीजें नोटिस होती हैं जो वो मिस कर जाते हैं। कितनी वार्म फीलिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं धूप सेंक रहा हूं। नहीं, मुझे लग रहा है जैसे मैं एक साफ आसमान को देख रहा हूं। कितना मैजिकल है। क्या यह हॉली वाटर का इफेक्ट है? यह लोग सच में सेंट सेलिना कैथेड्रल के प्रीस्ट्स है। प्रेज द लेडी। टाउन्सफोक धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। उनकी नजरों में क्लेन, लेनर्ड और केनली के लिए रिस्पेक्ट आ गई थी। नो भी विजिबली रिलैक्स हो गया था। असली काम तो सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 कर रहा है। हमें भूत भगाने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस यहाँ 1 मिनट खड़े रहना है, न थकान न कोई झंझट। क्लेन ने जब हर कोने से बुरी ऑरा साफ कर दी तो उसने अपनी आंखें खोली और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपने सिल्वर डैगर को साइड रखा और चेस्ट के सामने क्रिम्सन मून का साइन बनाया। प्रेज द लेडी। टाउन्सफोक ने भी डिवोशन के साथ रिप्लाई किया। हमें अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, जिसके लिए हमें बिल्कुल शांति चाहिए। लेनर्ड ने आसपास देखते हुए स्माइल करके कहा। इतना प्रोफेशनल काम देखने के बाद टाउन्सफोक वहां रुके नहीं। वो प्रीस्ट स्योर के पीछे पीछे नो के घर से ऐसे चले गए जैसे समंदर की लहर वापस जाती है। यहां तक कि घर के मालिक नोआ को भी थोड़ी देर के लिए जाना पड़ा। मुझे तो एक्चुअली एक नींद लेनी थी, नोआ ने कैथेड्रल की तरफ जाते हुए कहा। लेनर्ड ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और फिर क्लेन की तरफ मुड़ा। इस इंसिडेंट के कॉज पर डिविनेशन करो। नो प्रॉब्लम। क्लेन भी जानना चाहता था कि वो क्या डिवाइन कर पाएगा। मुझे पता है यह मिस्टर अजिक ने किया है, बट वो काफी सुपीरियर नेचर के लगते हैं। हाहा, जो इंसान 1300 साल जिंदा रह सकता है वो सुपीरियर तो होगा ही, तो मेरी डिविनेशंस जरूर अफेक्ट होंगी। ऐसे सर्कमस्टांसेस में ग्रे फॉग के ऊपर वाले मिस्टीरियस स्पेस की हेल्प के बिना मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या रेवलेशंस मिलेंगे। क्लेन ने अपने साथ लाया हुआ पेन और पेपर निकाला और एक डिविनेशन स्टेटमेंट लिखा। नोआ के घर पर हुई हॉन्टिंग का कारण। उसने पेपर को हाथ में पकड़ा और एक राउंड टेबल के पास चला गया। फिर वो बैठा, अपनी आंखें बंद की और पीछे की तरफ लीन हो गया। अपने धुंधले से ड्रीम वर्ल्ड में क्लेन ने अचानक एक काला मकबरा देखा। यह एक पिरामिड जैसा था, लेकिन उल्टा खड़ा था और लगभग पूरी तरह से जमीन में दफन था। एक काले कोहरे ने उस पुराने मकबरे के अंदर सब कुछ ढक रखा था। क्लेन झटके से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। कुछ मिला? केनली ने चिंता से पूछा। क्लेन ने एक पल सोचा और फिर अपने ड्रीम में मिले रेवलेशन को बिना कुछ छुपाए डिस्क्राइब कर दिया। उसने एंड में कहा, वो मकबरा डेफिनेटली नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के स्टाइल का नहीं था, आई मीन 5th एपॉक का। मैं इस फील्ड में थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हूँ। लेनर्ड ने सिर हिलाया जैसे कुछ सोच रहा हो। वो सदर्न कॉन्टिनेंट का एक इन्वर्टेड पिरामिड है। यह लिविंग वर्ड से नेदर रेल में प्रवेश को रिप्रेजेंट करता है। यह एक ऐसा मकबरा है जिसे सिर्फ डिसेंडेंट्स ऑफ डेथ ही अपने लिए बना सकते हैं। एक तरह से यह डेथ का सिंबल है। वेल, भूत प्रेत डेफिनेटली डेथ से रिलेटेड होते हैं।
डिविनेशन के रिजल्ट्स तो अनडाउटेडली करेक्ट हैं। लेनर्ड के मजाक को इग्नोर करते हुए क्लेन के दिमाग में एक इंटरेस्टिंग थॉट आया, कहीं मिस्टर अजिक डेथ के डिसेंडेंट तो नहीं, या फिर उन्होंने इतनी लंबी लाइफ पाने के लिए डेथ के साथ कोई ट्रांजैक्शन की है। अकॉर्डिंग टू द रेवलेशन ऑफ एवरनाइट, डेथ एक बुराई का देवता था। कहते हैं कि डेथ 7 गॉड्स के कंबाइंड एफर्ट से हारा था। अगर कोई कनेक्शन है तो उस पर्सन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ है जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, लाल चिमनी वाले घर में रहता है और जिसने मिस्टर अजिक के बच्चे का स्कल चुराया है। ऑफ कोर्स यह नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के लिए सदर्न कॉन्टिनेंट को कॉलोनाइज करने का एक बहाना भी हो सकता है। आफ्टर ऑल वहां के ज्यादातर लोग डेथ में बिलीव करते हैं। तीनों नाइट हॉक्स वहां ज्यादा देर नहीं रुके। वो जल्दी ही नो के घर से निकल गए और बाकी 2 हॉन्टिंग इंसिडेंट से डील करने लगे। प्रोसेस सेम था और रिजल्ट्स भी। उन्होंने जल्दी से टाउन से मरे हुए स्पिरिट्स की ऑरा को तो हटा दिया, लेकिन सारे ट्रबल का मेन कॉज नहीं ढूंढ पाए। रास्ते में लेनर्ड ने टाउन्सफोक से पूछा कि क्या पिछले कुछ दिनों में कोई अजनबी टाउन में आया है, लेकिन जवाब न में मिला। मिस्टर अजिक नहीं आए। वो जरूर आए होंगे और बिना किसी को नोटिस हुए सीक्रेटली चले गए होंगे। वो काफी कॉशियस हैं। जब उन्होंने कहा था कि वो वेडनेसडे तक टिंगेन वापस आ जाएंगे, तो क्या उनका मतलब था कि यह स्पिरिट्स आज अपने आप ही गायब हो जाते, भले ही हम यहाँ इससे डील करने नहीं आते? क्लेन ने यह सब सोचा जब वो लेनर्ड और केनली के साथ मोर्स कैथेड्रल के एंट्रेंस पर वापस लौट रहा था। वो लोग म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम के साथ भी 1 घंटा और 45 मिनट्स टिक सकते थे। हम सील्ड आर्टिफैक्ट पर नजर रखने के लिए 1-1 घंटे की शिफ्ट लेंगे। क्लेन ने अपने एक्साइटमेंट को दबाते हुए कहा। उसने आसमान के रंग को देखा और बोला, चलो कोशिश करते हैं कि डिनर के लिए टिंगेन सिटी वापस पहुंच जाएं। नो प्रॉब्लम। लेनर्ड ने क्लेन को देखा और हंसा। लेकिन सेफ्टी के लिए मेरा सजेशन है कि 2 लोग सील्ड आर्टिफैक्ट पर नजर रखें और एक रेस्ट करे। क्लेन एक पल के लिए फ्रीज हो गया, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चला। उसने स्माइल करते हुए रिप्लाई किया, श्योर, लेकिन इस तरह से हमें सबसे लॉजिकल रोटेशन कैलकुलेट करना होगा। पहले कौन रेस्ट करेगा, उसके बाद कौन, और आखिरी कौन होगा। हमें रिकवर होने के लिए कितना टाइम चाहिए? वेल, मुझे लगता है कि हमें एक बेस्ट तरीका निकालने के लिए एक अननोन वैल्यू के साथ एक एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा। चलो पहले अस्यूम करते हैं कि अननोन वैल्यू है। वेट लेनर्ड की हरी आंखें एकदम ब्लैंक हो गईं, डर से भर गईं। अगर ऐसी बात है तो चलो एक करके ही इस पर नजर रखते हैं। जिसकी शिफ्ट होगी वो कैथेड्रल के अंदर रहेगा, बाकी 2 लोग चर्च के बाहर गार्ड करेंगे। मैं भी यही सोचता हूँ। केनली को क्लेन की मैथमेटिकल प्रॉब्लम सुनकर सिर में दर्द होने लगा था। ऑलराइट, क्लेन ने सिर हिलाया, जैसे उसे यह जबरदस्ती मानना पड़ रहा हो। अगर वो अपने पार्टनर्स को कन्विंस नहीं कर पाता तो उसे लेनर्ड के साथ सीक्रेटली एक डील करनी पड़ती, बट अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। ऊपर से एक पतली सी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी, जिससे मोर्स कैथेड्रल के अंत थोड़ा और ज्यादा दिख रहा था। क्लेन ने अपना टॉप हेड घुटने पर रखा और अपनी केन पर पैर टिकाकर बैठा था। वो चुपचाप लेफ्ट वाली बेंच की पहली रो में बैठा अपने सामने वाले ऑल्टर को देख रहा था। वहां गॉडेस की कोई मूर्ति नहीं थी, सिवाय एक बहुत बड़े डार्क सेक्रेड एम्ब्लेम के। इसका बेस ब्लैक था, जिस पर एक क्रिम्सन कलर का आधा चांद बना हुआ था, जो चमकते हुए रोशनी के पॉइंट से घिरा हुआ था। सेक्रेड एम्ब्लेम के पीछे वाली दीवार पर कुछ ओपनिंग्स थी, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। वो रोशनी छोटे छोटे प्योर लाइट के स्पेक्स में फोकस थी, जो अंधेरे के साथ मिलकर एक ऐसे सीन जैसा लग रहा था मानो कोई बहुत ऊंचा कॉस्मॉस हो। किसी भी ट्रेडिशनल गॉड ने कभी अपनी असली इमेज नहीं छोड़ी है, लोग सिर्फ उनके सिंबल्स की पूजा करते हैं। ये शायद उस कमांड का नतीजा है, भगवान को सीधे मत देखो। क्लेन अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसे जैसे ही सील्ड आर्टिफैक्ट 307-2 के साथ अकेले रहने का मौका मिला, वो फ्लेयरिंग सन चार्म्स बनाने की जल्दी में नहीं था। उसे लगा कि उसे केयरफुल, पेशेंट और वेट करना होगा। पहले 15 मिनट में हो सकता था कि लेनर्ड और केनली किसी भी मोमेंट पर अंदर आकर उसे कुछ पॉइंट्स याद दिलाएं। इस बेहद शांत एटमॉस्फेयर में टाइम तेजी से बीत रहा था। क्लेन अचानक होश में आया और उसने अपनी सिल्वर वाइन लीफ पॉकेट वॉच निकाली, उसे खोला और एक नजर डाली। 20 मिनट्स हो गए हैं, उसने खुद से कहा। फिर उसने अपना सिल्क टॉप हैट और सिल्वर किनारी वाली ब्लैक केन साइड में रखी। वो उठा और ऑल्टर के पास एक छुपे हुए कोने की तरफ चला गया। पहले उसका चेहरा ऑल्टर की तरफ था, लेकिन जब उसने बड़े से डार्क सेक्रेड एम्ब्लेम और रात के आसमान जैसे उस होली सीन को देखा, तो उसे गिल्टी और अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। इसलिए वो ऑल्टर की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। फिर क्लेन ने अपनी ब्लैक टक्सीडो की अंदर वाली पॉकेट से सील्ड फैक्ट 30782 निकाला। उसने झुककर उस गोल्डन बिना डिजाइन वाले बैज को जमीन पर रख दिया। क्लेन ने उस सन सिंबल को देखा जो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग से भरा था। फिर उसने सैंडलवुड मिक्स्ड एक छोटी कैंडल निकाली।
उसने उसे ठीक सिल्ड आर्टिफैक्ट 30782 के नीचे रख दिया। यह वो ड्यूलिस्टिक रिचुअल था जो उसने इटर्नल ब्लेजिंग सन से सीखा था। उसने देवता से जुड़ी एक चीज का इस्तेमाल उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि कैंडल का इस्तेमाल खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए किया। उसने अपने टेस्ट इमोशंस को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। क्लेन ने फिर रिचुअल के लिए जरूरी सामान एक एक करके निकाला, जिसमें एक कार्विंग नाइफ, 2 पतली गोल्ड स्लाइसेस, सन एसेंशियल ऑयल, गोल्ड हैंड फिंगर्ड सिट्रॉन पाउडर और रोजमेरी पाउडर शामिल थे। उसके बाद क्लेन ने बड़ी कुशलता से सिल्वर रिचुअल डैगर का इस्तेमाल करके स्पिरिचुअलिटी के फ्लो को गाइड किया। उसने उसे सिंपल ऑल्टर के चारों ओर गाइड किया और एक बिना आकार की सील्ड दीवार बना दी। वो नीचे झुका, सिल्वर डैगर नीचे रखा और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी को रगड़कर उस कैंडल को जलाया जो उसे रिप्रेजेंट कर रही थी। टिमटिमाती धीमी रोशनी में क्लेन ने सन एसेंशियल ऑयल उठाया और एक बूंद फ्लेम पर डाल दी। एक पफ के साथ एक इल्यूजन वाला फॉग फैल गया जिसमें सूरज की रोशनी की हल्की सी खुशबू थी। फिंगर्ड सिट्रॉन और रोजमेरी पाउडर जलाने के बाद क्लेन ने कार्विंग नार्व गोल्डन स्लाइसेस को पकड़ा। वो खड़ा हुआ, एक कदम पीछे हटा और फिर हर्मीस में मंत्र पढ़ने लगा। द ब्लड ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन, यू आर द इनएक्सटिंग्विशेबल लाइट, द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑर्डर, द गॉड ऑफ डीड्स, द गार्डियन ऑफ बिजनेसेस। इनएक्सटिंग्विशेबल लाइट, एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑर्डर, गॉड ऑफ डीड्स और गार्डियन ऑफ बिजनेसेस, ये सभी इटर्नल ब्लेजिंग सन के सम्मानजनक टाइटल्स का हिस्सा थे। अगर इसके आगे दी ब्लड ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन न लगा होता तो रिचुअल के लिए गॉड के रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ती। अगर ऐसा होता तो क्लेन को शक था कि इटर्नल ब्लेजिंग सन उसे उस बदतमीज इंसान के रूप में पहचान लेता जिसने उन्हें सीधे देखा था, और फिर जब लेनर्ड केनली अंदर आते तो उन्हें सिर्फ काली राख का ढेर मिलता। साथ ही यह रिचुअल एंशिएंट हर्मीस में करना जरूरी था, जो नेचर से निकली एक रिचुअलिस्टिक लैंग्वेज थी। सिर्फ एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं था लेकिन जिसका इफेक्ट जबरदस्त था। वही एक मंत्र को इटर्नल ब्लेजिंग सन को साइड स्टेप करके म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम की तरफ पॉइंट करने दे सकती थी। उसी समय चूंकि वो एक देवता की पावर चुरा रहा था, क्लेन के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि यह सक्सेसफुल होगा या नहीं। उसे लगा कि इसका रिजल्ट यह होगा कि वो फिर से सीधे देवता के साथ डील कर रहा होगा, इसलिए वो सिर्फ एक भारी दिल के साथ बाकी का मंत्र पढ़ सकता था। आई प्रे टू यू, I pray for you to give me strength. Give me the strength to complete the flaring sun charm. The blood of the eternal blazing sun. Please transfer your strength into my charm. और fingered citron, एक हर्ब जो सन को बिलोंग करती है। प्लीज अपनी पावर्स मेरे चार्म को दो। जैसे ही मंत्र पूरा होने वाला था, क्लेन ने अचानक महसूस किया कि उसके सामने कुछ जल उठा। सिंपल गोल्ड बैच से एक तेज रोशनी निकली, जैसे कि सूरज जमीन पर उतर आया हो। क्लेन ने अचानक खुद को बहुत ज्यादा गर्मी में घिरा हुआ पाया। उसके बाल तेजी से गर्म हो रहे थे और जलने की कगार पर थे। उसके पैरों को ऐसा लग रहा था जैसे वो दोपहर की धूप में तपी पीली रेत पर नंगे पैर खड़ा हो, और उसके चेहरे और शरीर पर हर तरफ से गर्म हवा के थपेड़े लग रहे थे। उस पल में उसे लगा कि उसे इस जलती हुई एनर्जी को बाहर निकालने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो वो एक इंसानी कैंडल बन जाएगा। इसमें लगभग जीरो सोच की जरूरत पड़ी। क्लेन ने अपने दोनों हाथ उठाए जब उसके विचार दलिया की तरह उबल रहे थे। उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी और तेज हवाओं के कॉम्बिनेशन, साथ ही अपनी इंस्टिंक्ट और रिचुअल की गाइडेंस पर भरोसा करते हुए अपने कार्विंग नाइफ से गोल्ड स्लाइसेस के दोनों तरफ सिंबल्स, पाथ नंबर्स, मैजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एंशिएंट मंत्रों को बनाना शुरू कर दिया। चर्च के बाहर लेनर्ड डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट से बचने के लिए परछाई में खड़ा था। अचानक सूरज की रोशनी तेज हो गई, जैसे जुलाई की शुरुआत के साल के सबसे गर्म दिन हो। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और आसमान की तरफ देखा। उसने देखा कि नीले आसमान में कोई बादल या धूल नहीं थी। वो इतना प्योर था कि लोग तारीफ किए बिना नहीं रह सकते थे। कितना अजीब मौसम है। उसके बगल में केनली ने भी सनलाइट में आए बदलावों को नोटिस किया। लेनर्ड ने स्माइल के साथ जवाब दिया जब उसने अचानक अपना सिर घुमाया। उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और अपनी नजर कैथेड्रल की तरफ डाली। अच्छा हो रोजे नेहा नहीं है, वरना वो शिकायत कर रही होती कि सूरज उसकी स्किन को टैन कर रहा है। लेनर्ड ने नजर हटाई और मुस्कुराते हुए कहा। तेज धूप कुछ मिनटों तक तेज रही और फिर नॉर्मल हो गई। कैथेड्रल में क्लेन के कार्विंग नाइफ ने फाइनल स्ट्रोक पूरा किया। जैसे ही उसने लाइट को रिप्रेजेंट करने वाले मैजिक कैरेक्टर्स को खत्म किया, गोल्ड स्लाइसेस के दोनों तरफ की स्पिरिचुअलिटी अचानक एक साथ मिल गई और लाइट मेटल पर कन्वर्ज हो गई। नहीं, यह गॉडहुड के और भी करीब है। क्लेन को आखिरकार उबलने और जलने वाली सेंसेशन से राहत मिली। उसने साफ दिमाग से अपने हाथों मौजूद 2 फ्लेयरिंग सन्स को एग्जामिन किया। चार्म्स की सतह पर गोल्डन चमक धीमी पड़ गई थी और पैटर्न पुराना लेकिन कॉम्प्लेक्स लग रहा था। एक गर्म नम फीलिंग थी जो धीरे धीरे क्लेन की स्किन में समा रही थी। नॉट बैड, फाइनली मेरे पास एक और इम्प्रेसिव ट्रम्प कार्ड है। क्लेन ने इमोशनली आह भरी। उसने फ्लेयरिंग सन चार्म्स के लिए एक्टिवेशन मंत्र को एंशिएंट हर्मीस में ऑर्ड पर सेट किया। लाइट लाइट चाहता हूं और लाइट हो जाएगी, उसने मजाक में कहा। फिर उसने फ्लेयरिंग सन चार्म्स को दूसरी पॉकेट में रख लिया। उसने उन्हें स्लम्बर, रिक्विएम और ड्रीम चार्म्स के साथ नहीं रखा, क्योंकि फ्लेयरिंग सन चार्म्स उनके इफेक्टिवनेस पीरियड को कम कर देते। हाँ, फ्लेयरिंग सन चार्म्स की पावर कम से कम 1 साल या उससे भी ज्यादा तक बनी रह सकती है,
क्लेन ने अपने विचारों को वापस खींचा और जमीन पर पड़े म्यूटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम को देखा। वो सतह पर कुछ अलग नहीं दिख रहा था और अभी भी उससे वार्मथ और प्योरिटी की फीलिंग्स आ रही थी। क्लेन आखिरकार रिलैक्स हुआ और जल्दी से रिचुअल पूरा करके स्पिरिचुअल दीवार को हटा दिया। उस पॉइंट पर उसने खुद को एग्जामिन करने का सोचा। उसने महसूस किया कि उसके कपड़े लगभग भीग चुके थे और वो पसीने से तरबतर था। उसके बालों के किनारे भी थोड़े कर्ली हो गए थे। थैंकफुली क्लेन ने संतुष्टि की आह भरी। उसने अपना सामान उठाया और अपनी ओरिजिनल सीट पर वापस आया। वो इतना थका हुआ था कि बैठते ही सो गया जब तक कि वो कदमों की आहट से जाग नहीं गया। उसकी आंखें एकदम से खुल गईं और उसने सबकॉन्शियसली फ्लेयरिंग सन चार्म्स को छुआ, यह देखने के लिए कि वो अभी भी वहां या नहीं। तुम ठीक नहीं लग रहे हो, लेनर्ड ने कैथेड्रल में घुसते हुए पूछा। क्लेन ने अपने टेम्पल्स को मसाज किया, खड़ा हुआ और मुस्कुराया। मैं अपनी लिमिट के करीब पहुंच रहा हूं। उसने अपनी सिल्वर पॉकेट वॉच निकाली, एक नजर डाली। एकदम टाइम पर। अब तुम्हारी बारी है सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 पर नजर रखने की। अपनी बात खत्म करने से पहले क्लेन ने म्यूटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम को उतारा और उसे लेनर्ड को दे दिया। लेनर्ड ने क्लेन को कैथेड्रल से बाहर जाते देखा। फिर उसने अपना मज़किया एटीट्यूड छोड़े और सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 को ध्यान से और सीरियसली एग्जामिन किया। वो कंफ्यूज हो गया और हैरान दिखने लगा। शिफ्ट्स खत्म होने के बाद तीनों नाइट हॉक्स ने वापसी की जर्नी शुरू की। उससे पहले उन्होंने प्रीस्ट स्यूअर से कहा कि वो टाउन की सिचुएशन पर ध्यान दे। अगर कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट होता है तो वो तुरंत सेंट सेलिना कैथेड्रल को एक टेलीग्राम भेजें। उस रात 7:20 पर वो आखिरकार जाउटलैंड स्ट्रीट पहुंचे और सील्ड आर्टिफैक्ट 30782 वापस कर दिया। जब उसने यह पक्का कर लिया कि कैप्टन ने कुछ भी अनयूजुअल नोटिस नहीं किया है, क्लेन ने ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी छोड़ी और 8 बजे से पहले घर पहुंच गया। उसने अपनी चाबियां निकाली और दरवाजा खोला तो उसे एक अननोन फिर दिखाई दिया। वो साफ तौर पर एक मेडन थी जो 20s में भी नहीं थी। उसने एक पुरानी ग्रे व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी और वो पूरी ताकत से डाइनिंग हॉल को पहुंच रही थी। उसके बाल काले और आंखें ब्राउन थीं। उसकी आंखें छोटी थीं, नाक ज्यादा शार्प नहीं थी और उसके फेशियल फीचर्स बहुत ऑर्डिनरी थे। यह कौन है? क्लेन पहले तो हैरान रह गया, फिर उसे एहसास हुआ कि यह शायद वो मेड सर्वेंट थी जो ट्रायल के लिए आई थी। उसी मोमेंट पर बेंसन ने अपना न्यूज़पेपर नीचे किया और अपने भाई को देखा। उसने मुस्कुरा कर कहा, एक ऐसी कंपनी जो एम्प्लॉयज को टाइम पर ऑफिस से नहीं जाने देती बहुत एनॉइंग होती है, लेकिन यह एक ऐसी सैलरी देती है जो किसी भी तरह की डिससैटिस्फैक्शन को खत्म कर सकती है। क्लेन ने हंसते हुए जवाब दिया, जब मिस जस्टिस के 300 पाउंड्स मुझ तक पहुंच जाएंगे तो मैं बेंसन और मेलिसा को बढ़कर 6 पाउंड्स ऑफ वीक होने के बारे में बता दूंगा। इस तरह वो हमारी फैमिली के फाइनेंस के बारे में कम चिंता करेंगे। क्लेन ने सोचते हुए अपनी केन को साइड में आप उतारा। वो लिविंग टॉल में गया और अपनी आवाज धीमी करके पूछा, क्या तुमने चॉइस कर ली है? उसने एक दिन पहले तीनों मेड्सर की इन्फॉर्मेशन डिवाइन की थी और उसने पाया था कि तीनों सूटेबल थीं, इसलिए फैसला उसके भाई और बहन पर छोड़ दिया गया था। हाँ, बेला वीकली सैलरी 5 सोली। वो बहुत विलिंग है और कुकिंग सीखने में भी कैपेबल है। उसे उम्मीद है कि वो एक होम शेफ बन सकती है। उस पॉइंट पर उसकी वीकली पे डबल हो जाएगी। उसके पिता टिंगेन स्टील वर्क्स यूनियन फैक्ट्री में एक फैक्ट्री वर्कर हैं और उसकी माँ एक लॉन्ड्री वर्कर है। बेंसन ने हंसते हुए जवाब दिया। ऑफ कोर्स, एक और बात जिसने मेलिसा और मुझे इस फैसले पर पहुंचाया वो यह है कि बाकी 2 सर्वेंट्स लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स में बिलीव करती हैं और यह गॉडेस की बिलीवर है। मुझे पर्सनली लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के बिलीवर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेलिसा को यह आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं था कि मेलिसा को यह पसंद नहीं था, ज्यादा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन होगा। मैं उनके मिसफॉर्च्यून पर दुखी हूं और उनके रेजिस्ट करने से इनकार करने पर गुस्सा हूं। हाँ, यहलूशुन ने कहा था। क्लेन ने अपनी बहन के बिहेवियर को किया और मुस्कुराया। बेंसन ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने न्यूज़पेपर नीचे रखा और खड़ा हो गया। जब तुम वापस आ गए हो तो चलो डिनर करते हैं। अगले दिन क्लेन अच्छे मूड में ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में एंटर हुआ। गुड मॉर्निंग। रोजेन ने लेफ्ट और फिर राइट देखा। फिर उसने कहा, ओल्ड नील बीमार है, चलो दोपहर में उनसे मिलने चलते हैं। क्या कहते हो? ओल्ड नील बीमार है? क्लेन ने हैरानी से पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरिया ठीक करने वाले रिचुअल से उसे सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया हो? वेल, जिस तरह से उसने एक्टिंग मेथड सीखने के बाद एक्ट किया था, यह इम्पॉसिबल नहीं कि वो अचानक बीमार पड़ जाए। वो बूढ़ा हो रहा है, इसलिए जब उसका दिमाग कमजोर होता है तो उसके शरीर को भी उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। रोजेन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, उसने किसी को कैप्टन के पास छुट्टी मांगने के लिए भेजा था। क्लेन ने थोड़ा सिर हिलाया। चलो दोपहर में उनसे मिलते हैं। ओल्ड नील सच में बहुत बेचारा है। उसकी वाइफ जल्दी गुजर गई और उसका बेटा किसी दूसरे शहर में बिजी है। जब वो बीमार होता है तो वो सिर्फ अकेलेपन और बेबसी में घर पर रह सकता है। यह पहली चीज थी जो उसे ओल्ड नील के घर अपनी पहली विजिट से याद आई थी। क्लेन की यह सुनकर रोजेन ने अपनी आंखें चौड़ी की और शौक में पूछा, ओल्ड नील ने शादी कब की? क्या? क्लेन बिल्कुल डम्फाउंडेड रह गया जब उसने रोजेन का क्वेश्चन सुना। उसने हैरानी में याद करते हुए कहा, मैं पिछले महीने ही ओल्ड नील के घर गया था। मैंने लिविंग रूम में एक पियानो देखा था और उसने मुझे बताया था कि उसकी डिसीज्ड वाइफ को म्यूजिक पसंद था।
जैसे ही उसने यह कहा, क्लेन अचानक अलर्ट हो गया और उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। रोजेन ने अपनी ब्यूटीफुल ब्राउज सिकोड़ी और अनसर्टेनिटी से कहा, शायद मुझे गलत याद है। नहीं, मैं और मिसेज ओरियाना इस साल की शुरुआत में अक्सर ओल्ड नील के घर जाते थे। तब उसके लिविंग रूम में कोई पियानो नहीं था। मुझे साफ याद है, मैंने उससे पूछा था कि उसने सिंगल रहना क्यों चुना। उसका जवाब था कि उसे अभी ऐसी कोई लेडी नहीं मिली जिससे वो शादी करना चाहे। साल की शुरुआत में कोई पियानो नहीं था और उसने सिंगल रहने के सवाल का जवाब भी दिया था। क्लेन एकदम टाइट हो गया और उसने गहरी आवाज में पूछा, रोजेन, तुम्हें ओल्ड नील के घर गए हुए कितना टाइम हो गया है? जब से केनली नाइटहॉक बना है और वियोला ने क्लर्क की जॉब से रिजाइन किया है, तब से नहीं गई। मैं या तो देर रात तक काम कर रही होती हूँ या अपनी नींद पूरी कर रही होती हूँ, तो मेरे पास उनसे मिलने का टाइम कहाँ होगा। हो गए होंगे। जून की शुरुआत से। इस सवाल पर रोजेन थोड़ी खो गई, इसलिए उसने बस ईमानदारी से जवाब दिया। क्लेन का दिल डूब गया, जैसे उसे कुछ गलत होने का एहसास हो गया हो। उसने अपनी जेब से एक हाफ पेंस निकाला और उसे अपने अंगूठे और मिडिल फिंगर के बीच पकड़ा। उसने एक गहरी सांस ली और जल्दी से एक डिविनेशन स्टेटमेंट तय किया। ओल्ड नील की करंट सिचुएशन में कुछ गड़बड़ है। ओल्ड नील की करंट सिचुएशन में कुछ गड़बड़ है। उसने चुपचाप स्टेटमेंट को दोहराया और कॉजिटेशन में एंटर करते ही उसकी आंखें डार्क हो गईं। डिंग, उसने अपना अंगूठा झटका और ब्रास कॉइन हवा में उछलकर घूमने लगा। पाक कॉइन सीधा क्लेन की खुली हथेली में गिरा। इस बार जॉर्ज थर्ड का पोर्ट्रेट ऊपर की तरफ था। पोर्ट्रेट का मतलब था कि यह सही था, यह पॉजिटिव था। इसका मतलब था कि ओल्ड नील की करंट सिचुएशन में सच में कुछ गड़बड़ थी। जैसे ही क्लेन ने सिक्का अपनी मुट्ठी में भींचा, उसे अचानक वो ट्रांसलूसेंट, ठंडी और रुथलेस आंखें याद आईं, जिनकी कोई भौहें नहीं थीं, जो उसने ओल्ड नील के पीछे देखी थीं जब वो अभी अभी एक बेयॉन्डर बना था और अपने स्पिरिट विजन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ओल्ड नील ने समझाया था कि वो आंखें रिचुअलिस्टिक मैजिक की एक खासियत थी। सही है। मैंने दरवाजे के पास रोशनी के किनारे एक लगभग बिना फॉर्म वाला इंसानी फिगर भी देखा था। उसकी ऑरा का कलर आसपास के अंधेरे जैसा ही था। और जब मैंने सियर पोशन पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लिया, तो मैंने चुपके से अपना स्पिरिट विजन एक्टिवेट करने का तरीका बदलकर अपने बाएं मोलर को टैप करना कर लिया था। मैंने गलती से ओल्ड नील को देख लिया और वो अचानक जोर जोर से खांसने लगा। एक के बाद एक सीन क्लेन के दिमाग में आने लगे, जिससे उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। रोजेन ने उसे देखा और डरते हुए पूछा, क्या ओल्ड नील ने कंट्रोल खो दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही वो कंजूस और छोटे दिल का है और अपने सारे खर्चों का रिइंबर्समेंट चाहता है, वो फिर भी एक अच्छा इंसान है। उसे बहुत कम गुस्सा आता है। नहीं, वो कंट्रोल नहीं खोएगा। मैं श्योर नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ओल्ड नील कंट्रोल खोने की कगार पर है। क्लेन ने रोजेन को तसल्ली दी। वो तेजी से पार्टीशन के पास से गुजरा और कैप्टन के ऑफिस का दरवाजा खोला। डन स्मिथ इस अचानक घुसने से चौंक गया और लगभग अपनी कॉफी से चोक हो गया। क्या हुआ? उसने क्लेन को ब्लेम नहीं किया। उसका एक्सप्रेशन तुरंत स्टर्न हो गया। क्लेन ने बिना कुछ छुपाए सीधे सीधे जवाब दिया, कैप्टन, मेरा डिविनेशन कहता है कि ओल्ड नील के साथ कुछ गड़बड़ है। पिछले महीने ओल्ड नील ने मुझे बताया था कि उसकी दिवंगत पत्नी को म्यूजिक पसंद था, लेकिन आज रोजेन ने मुझे बताया कि वो हमेशा से सिंगल रहा है। और जिस दिन मैं बियॉन्डर बना था, मैंने ओल्ड नील के पीछे एक मिस्टीरियस जोड़ी आंखें सब कुछ देखती हुई देखी थीं। दरवाजे के पास एक लगभग ट्रांसपेरेंट इंसानी फिगर भी था जो हम पर जासूसी कर रहा था। उसने मुझे बताया कि वो रिचुअलिस्टिक मैजिक की खासियतें थीं। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है और इसीलिए मैंने एक डिविनेशन करने की कोशिश की। डन ने ध्यान से सुनने के बाद वो तुरंत खड़ा हो गया। जैसे ही वो कोट रैक की तरफ चला, उसने हैरानी से पूछा, तुमने सीधे सीधे यह क्यों नहीं डिवाइन किया कि ओल्ड नील ने कंट्रोल खो दिया है या नहीं? पिछले एक महीने में ओल्ड नील ने ऑर्डिनरी बियॉन्डर से अलग कुछ भी बिहेव नहीं किया है। उसने मेरे साथ मिलकर स्वेन को एक मैंडेटेड पनिशर से डील करने में भी मदद की थी जिसने कंट्रोल खो दिया था। मैंने टाइम टाइम पर उसकी ऑरा के कलर्स को भी ऑब्जर्व किया है और नोटिस किया है कि वो अपनी उम्र की वजह से आई कमजोरी के अलावा रिलेटिवली हेल्दी है। इसलिए मुझे लगता है कि वो सिर्फ कंट्रोल खोने के करीब है। उसे अभी भी बचाया जा सकता है। क्लेन ने एक सांस में अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाया। डन ने अपना ब्लैक हैट और ट्रेंच कोट पहना और फिर नॉड किया। एक बहुत ही रीजनेबल डिडक्शन। चलो अभी ओल्ड नील से मिलने चलते हैं। और हाँ, अगर हो सके तो उसे एजिटेट न करने की कोशिश करना।
उसके बाद हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं और रिचुअलिस्टिक मैस्टिक का इस्तेमाल करके उसकी कंडीशन को स्टेबल कर सकते हैं ताकि वो और खराब न हो। कंट्रोल। क्लेन को यह टर्म सुनते ही एक आइडिया आया। कैप्टन, क्या हम सील्ड आर्टिफैक्ट 30611 यूज कर सकते हैं? वो सोच रहा था कि वो ओल्ड नील की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है और उसे बचा सकता है, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ, बेचैन और चिंतित था। उसे डन स्मिथ की बातों से याद आया और उसे लगा कि शायद वो सील्ड आर्टिफैक्ट यूजफुल हो सकता है। नंबर 0611। नाम पीसफुल हेयर स्ट्रैंड्स डेंजर ग्रेड 3। कॉफी डेंजरस। इसे सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। इसे केवल उन ऑपरेशंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है जिनमें 3 या उससे ज्यादा लोग हों। सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन ऑफिशियल नाइटहॉक मेंबर या उससे ऊपर। सीलिंग मेथड लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं। डिस्क्रिप्शन काले बालों के कई स्ट्रैंड्स से बना एक सिंपल डेकोरेशन, जैसे ही किसी लिविंग बीइंग से बिना सी प्रोटेक्शन के कांटेक्ट होता है वो लिविंग बीइंग अपनी सारी डिजायर्स और इमोशंस खो देगा जिसमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं। भूख, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, नफरत, खुशी, संतुष्टि, लालच वगैरह वगैरह। यह पक्का हो चुका है कि 0611 के प्रभाव में रहने वाले लिविंग बीइंग्स उससे कॉन्ट तोड़ने की इच्छा भी खो देते हैं। वो चुपचाप अपनी जगह पर अपनी जिंदगी के अंत तक बने रहेंगे। अगर किसी बाहरी फोर्स का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति और 0611 के बीच कांटेक्ट तोड़ा जाता है तो वो व्यक्ति धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता चलता है कि इसकी शर्त यह है कि व्यक्ति ने सील्ड आर्टिफैक्ट के साथ 2 घंटे से ज्यादा कांटेक्ट में न रहा हो। एक बार जब कांटेक्ट 2 घंटे से ज्यादा हो जाता है तो विक्टिम हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। हाईएस्ट सीक्वेंस जो टेस्ट किया गया है वो सीक्वेंस 5 है। आप ग्लव्स पहनने जैसे तरीकों से कांटेक्ट से बच सकते हैं। बालों के स्ट्रैंड्स में कोई लिविंग ट्रेट्स नहीं है। यह सील से भागने की कोई इच्छा नहीं रखता। अपेंडिक्स, ये बालों के स्ट्रैंड्स एक फेल्ड एडवांसमेंट के दौरान सामने आए थे। यह तब पीछे रह गया था जब नाइटहॉक्स का एक कैप्टन सीक्वेंस 6 में एडवांस होने में फेल हो गया था। ग्रे आंखों वाले डन ने क्लेन की बात सुनने के बाद सिर हिलाया। बहुत बढ़िया सजेशन। मैं तो 30611 के बारे में लगभग भूल ही गया था। रिक्रिएशन रूम में रॉयल को ढूंढो, मैं चाइनीज गेट से सील्ड आर्टिफैक्ट ले आता हूं और हम वापस आने के बाद एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। यही तरीका है। टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। क्लेन ने देर नहीं की। वो तुरंत रिक्रिएशन रूम में गया और हमेशा एक्सप्रेशनलेस रहने वाली स्लीपलेस रॉयल को आवाज दी। मिशन क्या है? रॉयल ने शांति से पूछा। क्लेन ने सांस छोड़ी और सीरियस टोन में कहा, ओल्ड नील से मिलने जाना है। ओल्ड नील से मिलने जाना है। वो रॉयल ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली जैसे उसे कुछ बुरा होने का अंदेशा हो। अभी कंफर्म नहीं हुआ है। क्लेन ने धीरे से सिर हिलाया। रॉयल ने आगे कुछ नहीं कहा। वे चुप हो गए जिससे माहौल भारी हो गया। कुछ मिनट बीत गए और डन आखिरकार बेसमेंट से वापस आया। उसने ब्लैक ग्लव्स पहने हुए थे और उसके हाथ में काले बालों का एक उलझा हुआ गुच्छा था। म्यूटेटेड सन सेक्रेड एम्ब्लेम के मुकाबले पीसफुल हेयर स्ट्रैंड्स कुछ खास अजीब नहीं लग रहे थे। अगर इसे सड़क पर कहीं फेंक दिया जाए तो लोग इसे नजरअंदाज कर देंगे। ड्राइवर सेजारे को बुलाने के बाद वे चारों ओल्ड नील के घर की ओर चल पड़े। गाड़ी के पहिए बारिश से गीली एस्फाल्ट रोड पर चल रहे थे। गाड़ी के अंदर रात से भी ज्यादा सन्नाटा था। पता नहीं कितना टाइम बीत गया था जब डन ने आह भरी। ओल्ड नील की एक पार्टनर थी जिसके साथ वो जवानी में एंगेज्ड होने वाला था, लेकिन वो अचानक एक लाइलाज बीमारी का शिकार हो गई। ओल्ड नील ने बेयॉन्डर्स के सीक्रेट्स बताने का जोखिम उठाया और उसे बचाने के लिए रिचुअलिस्टिक मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उस वक्त ओल्ड नील मिस्टिसिज्म में बस एक बिगिनर था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस वक्त के सभी नाइटहॉक्स अलर्ट पर थे। उन्हें डर था कि ओल्ड नील इस वजह से कंट्रोल न खो दे, लेकिन किस्मत से वो अपनी सैनिटी वापस पाने में कामयाब रहा और नॉर्मल दिखने लगा। उम्मीद है कि यह भी एक फाल्स अलार्म ही हो। क्लेन खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपने चेस्ट के सामने एक क्रिम्सन मून बनाया और प्रार्थना की, गॉडेस उस पर अपनी नजर बनाए रखें। डन और रॉयल ने भी ऐसा ही किया। गॉडेस उस पर अपनी नजर बनाए रखें। आसमान थोड़ा ब्राइट होने लगा जैसे काले बादल छंट रहे थे। नाइटहॉक्स ओल्ड नील के बंगले के सामने पहुंचे।
सेजारे को गाड़ी दूर ले जाने के लिए कहने के बाद डन ने खुद को संभाला और मेन डोर की तरफ बढ़ा, एक हाथ में केन और दूसरे हाथ में सील्ड आर्टिफैक्ट 30611। क्लेन ने अपना हैट नीचे दबाया और वो रॉयल कैप्टन के पीछे पीछे चले। वे रोज और गोल्डमिंट गार्डन से गुजरे। जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो क्लेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और इमारत के अंदर की घंटी से जुड़ी रस्सी खींची। क्लिंक क्लैंग, घर में एक सुखद घंटी की आवाज गूंजी जिसने भारी सन्नाटे को तोड़ दिया। क्लिंक क्लैंग, क्लिंक क्लैंग। क्लेन ने कई बार रस्सी खींची, फिर विनम्रता से एक कदम पीछे हट गया और कोई और कोशिश नहीं की। तीनों नाइटहॉक्स ने कुछ मिनट धैर्य से इंतजार किया, लेकिन उन्हें दरवाजे के पास आते हुए किसी के कदमों की आहट नहीं सुनाई दी। शायद ओल्ड नील डॉक्टर के पास गया हो और घर पर नहीं है। क्लेन ने जबरदस्ती मुस्कुराया। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इमारत के अंदर से एक धुन आई। यह एक पियानो का म्यूजिक था। यह चांदनी के नीचे एक पतली धुंध से ढकी एक शांत झील जैसा था। डन का एक्सप्रेशन असामान्य रूप से स्टन और गंभीर हो गया। क्लेन का दिल भी डूब गया। जैसे ही वो एक और डिविनेशन करने वाला था, उसने अचानक दरवाजे के नीचे की गैप से लिक्विड बहता हुआ देखा। लिक्विड की धारा पहले ट्रांसपेरेंट और प्योर थी, फिर वो क्रिम्सन रंग में रंग गई, एक क्रिम्सन जो खून जैसा था। यह एक बेहद डार्क क्रिम्सन रेड था। ताजे खून का रंग क्लेन की आंखों में रिफ्लेक्ट हो रहा था, जो उस बहते हुए लिक्विड पर टिकी हुई थी। तभी घर के अंदर से इल्की खांसी की आवाज आई। ओल्ड नील ने एक भारी आवाज में कहा, डन, तुम यहाँ क्यों हो? डन की ग्रे आंखें बहुत गहरी थीं। उसकी शांत आवाज ने आराम से जवाब दिया, मैंने सुना कि तुम बीमार हो, इसलिए हम मिलने आए हैं। घर में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड्स बाद ओल्ड नील गुस्से और डर से दहाड़ा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। क्लेन और कंपनी के कुछ कहने का इंतजार किए बिना उसका टोन अचानक कमजोर हो गया। हाँ, मुझे पता है मेरी हालत ठीक नहीं है, ओल्ड नील। क्लेन ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन दरवाजे की दरार से रिश्ता हुआ खूनी लिक्विड बंद नहीं हुआ। फिर ओल्ड नील ने अपनी आवाज तेज की और कहा, इतने समय में मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई और न ही किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोचा। मैंने कभी भी नाइटहॉक्स के सीक्रेट्स को धोखा नहीं दिया, एक भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा मैंने अनडिजर्विंग खर्चों के लिए क्लेम किया है। मैंने सच में कोई बुरा काम नहीं किया है। क्लेन, उसने अचानक हमेशा की तरह चिल्लाया, मैंने तुम्हें मिस्ट्री प्रायर्स के मैक्सिम के बारे में बताया था, जो चाहो करो लेकिन किसी को नुकसान न पहुंचाओ। मैं आज भी इसी कहावत पर जीता हूं। मैं पेशेंस रखना पसंद करूंगा। मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले काम करने के बजाय सहना पसंद करूंगा। यह कहकर उसने डरते हुए ईमानदारी से विनती की, डन रॉयल, क्लेन, वापस चले जाओ। कल तक इंतजार करो, कल तक मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं गॉडेस की कसम खाता हूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सच में? डन ने अपनी आंखें बंद की और बहुत धीरे से पूछा, तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो? तुम इतने समय से क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं ओल्ड नील पहले तो कंफ्यूज्ड था, फिर उसने उम्मीद भरी टोन में डिस्क्राइब किया, मैं सेलेस्ट को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूं। डन, मुझे एक तरीका मिल गया है, मैं सही रास्ते पर हूं। तुमने इसके बारे में सुना होगा। उस समय मैंने उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए रिचुअलिस्टिक मैजिक के दौरान एक गलती कर दी थी, इसलिए मैं फेल हो गया। मैं उसे बचाने में फेल हो गया। अब मुझे पता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने मिस्टिसिज्म में महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ पूरा करने के लिए काफी नॉलेज और एक्सपीरियंस है। यह अफसोस की बात है कि मुझे मिस्ट्री प्रायर्स के मैक्सिम और डेली के एग्जाम्पल से इंस्पिरेशन नहीं मिली। मैंने सबसे अच्छा मौका गंवा दिया। अगर मैं एक हाई सीक्वेंस बेयॉन्डर होता तो यह सब बहुत आसान हो जाता। जैसे जैसे वो बोल रहा था, ओल्ड नील की आवाज में आंसू आ गए थे। नहीं, मैं फिर से हार नहीं मान सकता। डन, वापस जाओ, प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। क्लेन ने अपने दांत भींच लिए जब उसने कैप्टन को इमोशनली पूछते हुए सुना, तुम सेलेस्ट को कैसे जिंदा करने का प्लान कर रहे हो? ओल्ड नील तुरंत बहुत एक्साइटेड हो गया। मैं उसके लिए एक अमर शरीर बनाने के लिए एल्केमिकल लाइफ मेथड का इस्तेमाल करूंगा। डन, शायद तुम इसके बारे में नहीं जानते होगे, लेकिन चर्च ऑफ अर्थ मदर के सीक्वेंस 4 बियॉन्डर्स इसमें अच्छे हैं। सेवट पाथवे में करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस भी यह मुश्किल से कर सकता है। हाँ, मैं इसे गॉड के फेवर की मदद से पूरा करूंगा। फिर मैं स्पिरिट वर्ल्ड से उसकी आत्मा को बुलाऊंगा और गॉड से उसकी आत्मा और शरीर को एक साथ मिलाने में मदद के लिए प्रार्थना करूंगा। क्या यह एक बढ़िया आइडिया नहीं है? डन ने जबरदस्ती अपने होठों के कोने उठाए और कहा, हाँ, यह एक बढ़िया आइडिया है। ओल्ड नील,
हमें अंदर आने दो, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। डन, क्या तुम अभी भी मुझे बख्शने को तैयार नहीं हो? ओल्ड नील ने विनती की, वापस जाओ, बस वापस जाओ, मैं कल तक नॉर्मल हो जाऊंगा। सच में? डन, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारी कॉफी बीन्स फिर कभी नहीं चुराऊंगा। क्लेन रॉयल, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुमसे अपने एडिज्विंग क्लेम्स में मदद नहीं करवाऊंगा। सच में? क्लेन और रॉयल की धुंधली नजरों में डन ने अपना सिर झुकाया और फिर उसे ऊपर उठाया। ओल्ड नील, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। हम तुमसे मिलने आए हैं। तुम हमारे टीममेट हो, तुम बीमार हो और तुम ठीक नहीं हो। हमें निश्चित रूप से तुमसे मिलने की जरूरत थी। दरवाजा खोलो, हमें तुम्हें देखने दो ताकि हम निश्चित हो सकें। अगर तुम सच में ठीक हो तो हम तुरंत लौट जाएंगे। जैसा कि तुम जानते हो, हाल ही में खास तौर पर बहुत सारे मिशंस हैं। हमें एसाइलम पर नजर रखनी है और साथ ही के दूसरे अचानक होने वाले इंसिडेंट्स का भी ध्यान रखना है। ओल्ड नील एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, मेरी हालत में सच में कुछ भी सीरियस नहीं है। सच में, मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा। दरवाजे के नीचे की दरार से बहता हुआ खूनी पानी सीढ़ियों से नीचे पत्थर के रास्ते पर और गार्डन की मिट्टी पर जा रहा था। ओल्ड नील, हम एक दूसरे को लगभग 15 साल से जानते हैं ना? हमने अनगिनत मिशंस पर एक साथ काम किया है। मैं सच में तुम्हारे लिए चिंतित और परेशान हूं। मुझे तुम्हें अपनी आंखों से देखना होगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। डन ने धीरे से कहा। ऑलराइट, ओल्ड नील ने मुंह बनाया, मेरे साथ सच में कुछ भी गलत नहीं है। एक चरमराती आवाज के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुला। क्लेन ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और अपनी नजर को नॉर्मल होने दिया। फिर उसने देखा कि लॉबी का कारपेट लाल और चिपचिपा था, खून और बालों से ढका हुआ था। उसने आगे और ऊपर देखा तो उसे एहसास हुआ कि लिविंग रूम का फर्श, छत, गोल मेज, पियानो और कुर्सियां सभी उसी घिनौने, चिपचिपे और बालों वाले लिक्विड से ढके हुए थे। ओल्ड नील का सिर हवा में लटका हुआ था, जो एक गाढ़े लिक्विड से छत से जुड़ा हुआ था। उसके माथे और गालों पर एक एक जोड़ी आंखें थीं। वे ठंडी और रूथलेस आंखें थीं जिनकी कोई पलकें नहीं थीं। पियानो की कीज अपने आप नाच रही थीं, एक मधुर धुन बजा रही थीं। डन, देखो, मैं सच में ठीक हूं। ओल्ड नील ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। रॉयल क्लेन, तुम भी यही सोचते हो, है ना? जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, क्लेन ने देखा कि उसके अंदर भी वही गाढ़ा, बालों वाला और खूनी लिक्विड बह रहा था। डन की ग्रे आंखें चमकी जब उसने ऐसे बात की जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। ओल्ड नील, तुमने एल्केमिकल लाइफ और रिसरेक्शन रिचुअल कहाँ से सीखा? ओल्ड नील ने एक्साइटेड होकर जवाब दिया, मैंने इसे सुना है। मैंने पहला पार्ट ट्राई किया और इसकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म की। यह गॉड का एक गिफ्ट है। वो मेरे कानों में इसे डिस्क्राइब करते रहे। वो डिस्क्राइब करते रहें। वो हैं। ओल्ड नील की आवाज रुक गई। 10 सेकंड से ज्यादा समय के बाद उसने डर और घबराहट में आगे कहा, वो है हिडन सेज। हिडन सेज, क्या यह वो नॉन एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड नहीं है जिसमें मोसेस एसेटिक ऑर्डर बिलीव करता है? वो गॉड जो जिंदा हुआ और अपने साथ बुराई और करप्शन लाया। मोसेस एसेटिक ऑर्डर के पास कंप्लीट मिस्ट्री प्रायर सीक्वेंस है। क्लेन का दिल धड़क उठा और उसके मन में कई विचार आए। हिडन सेज का जिक्र करने पर ओल्ड नील आखिरकार जागता हुआ लगा। उसने खालीपन से चारों ओर देखा और सब कुछ ऑब्जर्व किया। उस अथनीय शांति में उसकी 6 आंखें डन की ओर देखने लगीं और उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तो पता चला कि मैं पहले एक मॉन्स्टर बन चुका हूं। डन और दूसरों के जवाब का इंतजार किए बिना ओल्ड नील ने अचानक एक मुस्कान दिखाई जो चापलूसी, डर और कायरता से भरी थी। मुझे जाने दो, मैं पहाड़ों में गहराई में चला जाऊंगा और फिर कभी सामने नहीं आऊंगा। मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ चुपचाप अपना रिचुअल करने की कोशिश करूंगा। सच में, मुझे जाने दो प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। तभी क्लेन ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने कुछ इल्यूजनरी चीज टूट गई है। फिर ओल्ड नील की 4 ठंडी दिखने वाली बिना पलकों की आंखें एक डार्क चमक के साथ चमकी और डन पर लॉक हो गईं। उसका एक्सप्रेशन अचानक ठंडा हो गया। तुम मुझे एक सपने में खींच रहे हो? नहीं, यह बेकार है। मेरी आंखें यह सब देख सकती हैं। छत, फर्श और दीवारों को ढंकने वाला चिपचिपा खून छटपटाने लगा, जैसे कोई विशालकाय अपना मुंह खोलकर क्लेन और कंपनी को निगलने वाला हो। ओल्ड नील का सिर धुंधला हो गया, जैसे ओवरलैपिंग आफ्टर इमेजेस हों। क्लेन ने अपने रिवॉल्वर के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना स्लम्बर चार्म इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। अचानक उसके सामने सब कुछ शांत हो गया। चिपचिपा खूनी लिक्विड अचानक एक शांत झील की तरह स्थिर हो गया। ओल्ड नील ने अपनी ठंडक, नफरत, इच्छा और बाकी सभी एक्सप्रेशंस खो दिए। वो शांत और पीसफुल हो गया।
पता नहीं कब डन ने सील्ड आर्टिफैक्ट 30611 को खून में फेंक दिया था। ओल्ड नील के माथे और गालों पर मौजूद 4 बिना पलकों वाली आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, जैसे उन्हें खुला रखने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। पीसफुल हेयर स्ट्रैंड्स के कांटेक्ट में आने वाला कोई भी लिविंग क्रिएचर पीसफुल हो जाता है और अपनी जिंदगी के अंत तक सारी मोटिवेशन खो देता है। डन, क्लेन और रॉयल ने एक ही समय में अपनी बंदूकें निकाली और ओल्ड नील के सिर पर निशाना साधा। तभी ओल्ड नील ने बेहद डर का भाव दिखाया। वो स्ट्रगल कर रहा था। उसकी जीने की प्रबल इच्छा सील्ड आर्टिफैक्ट 30611 के इफेक्ट्स के खिलाफ लड़ रही थी। 4 एक्स्ट्रा आंखें गायब हो गईं। उसकी आंखों और मुंह के कोनों पर झुर्रियां अभी भी गहरी थीं। उसके बाल अभी भी सफेद थे। उसकी क्रिम्सन आंखें अभी भी धुंधली थीं, ठीक वैसे ही जैसे क्लेन उससे पहली बार मिला था। डन, तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें बचाया था? रॉयल, तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारे परिवार की जान बचाने में तुम्हारी मदद की थी? क्लेन, तुम्हें याद है मैं तुम्हें हर रोज मिस्टिसिज्म कैसे सिखाता था? तुम्हें याद है जब हमने क्लेम कैसे करे इस पर बात की थी? तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे लिए हैंड ग्राउंड कॉफी बनाई थी? तुम्हें याद है जब हमने एक मैंडेटेड पनिशर रैम्पेजर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? इल्यूजनरी विनती क्लेन के कानों में गूंज रही थी और उसका दाहिना हाथ जो रिवॉल्वर पकड़े हुए था कांपने लगा। उसे ट्रिगर खींचना मुश्किल लग रहा था। बैंग बैंग 2 सिल्वर डीमन हंटिंग बुलेट्स निकलीं और एक के बाद एक ओल्ड नील के सिर में घुस गईं। क्लेन ने देखा कि उस जाने पहचाने एबनॉर्मल चेहरे पर होपलेस एक्सप्रेशन आया। उसने उस आदमी की खोपड़ी को फटते हुए देखा। उसके अंदर का लाल और सफेद चारों तरफ छिटक गया। उनके चारों ओर लगा चिपचिपा खून सिकुड़ने लगा और ओल्ड नील के टूटे हुए सिर में वापस बहने लगा जो जमीन पर गिर गया था। डन और रॉयल ने एक साथ अपनी बंदूकें नीचे की और सब कुछ शांत हो गया। क्लेन ने अपने सामने सब कुछ देखा। ओल्ड नील की कॉर्प्स सड़े हुए मांस का एक गोला बन रही थी। उसने देखा कि खून और मांस के बीच में एक जोड़ी आंखें थीं, क्रिम्सन और क्रिस्टल क्लियर, फिर भी अविश्वसनीय रूप से दर्द में। उसे लगा जैसे जो कुछ भी हुआ बस एक सपना था और उसे इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पर और यह कैसे खत्म हुआ इस पर विश्वास करना नामुमकिन लग रहा था। वो हक्का बक्का खड़ा रहा जब उसने डन को 2 कदम आगे बढ़ते हुए देखा। उसका फिगर झुका हुआ था। डन ने ओल्ड नील की कॉर्प्स को देखा और भारी मन से बुदबुदाया, हम गार्डियंस हैं, लेकिन साथ ही उन बेचारे बदनसीबों का झुंड भी हैं जो लगातार खतरों और पागलपन से लड़ रहे हैं। हम गार्डियंस हैं, लेकिन साथ ही उन मिजरेबल रैचेज का झुंड भी हैं जो कांस्टेंट थ्रेट्स और मैडनेस से लड़ रहे हैं। डन के शब्द और नील के पूरे घर में गूंज रहे थे। वे उस खराब फर्श, दीवारों और छत पर, साथ ही क्लेन के दिमाग और आत्मा के अंदर भी गूंज रहे थे। उसे उस सेंटेंस का इतना स्ट्रांग इंप्रेशन कभी नहीं मिला था जितना अब मिला था। उसे लगा कि वो इस फीलिंग को जिंदगी भर नहीं भूलेगा, भले ही वो अर्थ पर वापस लौट जाए। शांत एटमॉस्फेयर के बीच डन और नील की कॉर्प्स की ओर बढ़ा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने ट्रेंच कोट की जेब से एक सफेद रुमाल निकाला और उसे उस डार्क रेड क्रिस्टलाइन आईबॉल पर ढक दिया जो दर्द में दिख रही थी। इस मोमेंट पर क्लेन ने नोटिस किया कि पियानो की कीज ने मूव करना बंद कर दिया है। एक धुंधला ट्रांसलूसेंट फिगर सामने आया। यह क्लेन, जिसने घर में घुसने से पहले अपना स्पिरिट विजन एक्टिवेट कर लिया था, फ्रीज हो गया। उसने अब तक इस अजीब सोल को नोटिस नहीं किया था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका ध्यान ओल्ड नील पर था, या ये ओल्ड नील की एबिलिटीज की वजह से था? जब उसने कंट्रोल खो दिया था, क्लेन ने उस बिना शेप वाले फिगर को तेजी से इवेपोरेट होते देखा जो उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। उसे एक हल्का सा आइडिया हो गया था कि क्या हो रहा है। अपने में भारीपन को दबाते हुए उसने कैप्टन को एक ऑर्डर देते हुए सुना, ओल्ड नील के घर को ध्यान से सर्च करो पॉसिबल क्लूज के लिए। ऑलराइट। जब क्लेन बोला तो उसे अपनी ही आवाज पहचानने में 1 मिनट लग गया। उसकी आवाज भारी और गहरी थी, जैसे उसे फ्लू हो। ऑलराइट, रॉयल ने भी जवाब दिया। उसकी आवाज की कंडीशन भी लगभग मेरी जैसी ही है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी नाक बंद हो। क्लेन ने अपनी फीमेल टीममेट को देखा जिसके चेहरे पर आमतौर पर ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं होते थे। ऐसा लगा जैसे वो उसे पहली बार जान रहा हो। अपनी केन को दरवाजे के पास एक अम्ब्रेला रैक पर रखते हुए वो सील्ड आर्टिफैक्ट 30611 के चारों ओर से गया। उसने भारी कदमों से लिविंग रूम में और फिर 2nd फ्लोर तक गया। फिर उसने हर कमरे को पॉसिबल क्लूज के लिए सर्च किया। ओल्ड नील ने कमरों को रेगुलरली साफ करने के लिए किसी को हायर किया हुआ था, इसलिए कमरे उतने मैसी नहीं थे जितने एक बैचलर से उम्मीद की जाती है। सब कुछ ऑर्डर में था, जैसे घर में कोई फीमेल प्रेजेंस हो। आधे घंटे बाद क्लेन को ओल्ड नील के कमरे में एक बुक शेल्फ पर कुछ हैंड रिटन नोट्स मिले। नोट्स में अजीब मिस्टीरियस रिचुअल रिकॉर्डेड था। एल्केमिकल लाइफ जरूरी मैटेरियल्स में शामिल हैं। स्प्रिंग एम से 100 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर, सोनिया आइलैंड पर गोल्डन स्प्रिंग, 50 ग्राम स्टार क्रिस्टल, आधा पाउंड प्योर गोल्ड, 5 ग्राम्स फ्लॉजिस्टन, 30 ग्राम्स रेड आयरन और लिविंग लोगों का बहुत सारा फ्रेश ब्लड।
और नील ने लिविंग लोगों के फ्रेश ब्लड वाले पार्ट नीचे एंटेट किया था। मैं अपना खुद का खून निकालने पर विचार कर सकता हूँ, उसे थोड़ा थोड़ा करके जमा करके रिचुअलिस्टिक मैजिक का इस्तेमाल करके प्रिजर्व कर सकता हूँ। मैं अपना खुद का निकालने पर विचार कर सकता हूँ। क्लेन ने अपनी आंखें बंद की और नोट्स को क्रश कर दिया। थर्सडे सुबह 9 बजे मून के टाइम पर रेफेल सिमेट्री। क्लेन ने अपना ब्लैक फॉर्मल सूट पहना हुआ था और अपनी केन पकड़े हुए था। वो सिमेट्री के कोने में चुपचाप खड़ा था। उसने अपनी ब्रेस्ट पॉकेट में एक साफ सफेद रुमाल रखा हुआ था और एक स्लंबर फ्लावर पकड़ा हुआ था। फ्राई, लेनर और केनली एक ब्लैक कॉफिन उठाए हुए थे जिसमें ओल्ड नील की कॉप्स थी। वे धीरे धीरे टॉमस्टोन के सामने चले और चुप से कब्र में उतार दिया। जैसे ही उसने भूरी मिट्टी को कब्र में फेंके जाते देखा, रोजेन, जिसने एक ब्लैक ड्रेस और बालों में एक सफेद फूल पहना हुआ था, रो पड़ी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह सब सच में हो रहा है? उसने कंट्रोल क्यों खो दिया? उसने पोशन क्यों पिया? वो एक बेयॉन्डर क्यों बना? क्यों रैट्स और मॉन्स्टर्स होने जरूरी हैं? क्यों कोई सेफर तरीका नहीं है? क्यों क्यों? क्लेन चुपचाप सुनता रहा जब तक कि ओल्ड नील का कॉफिन पूरी तरह से मिट्टी में गया, जब तक कि उसके होने के सभी निशान जमीन में गहरे दफन नहीं हो गए। मे द गॉडेस ब्लेस यू अपनी छाती के सामने एक क्रिम्सन मून बनाया, फिर कुछ कदम आगे बढ़ा और स्लंबर फ्लावर को टॉम्ब के सामने रख दिया। मे द गॉडेस ब्लेस यू डन फ्राई और दूसरों ने अपनी छाती पर क्लॉकवाइज फैशन में टैप किया। क्लेन ने ऊपर देखा, अपनी पीठ सीधी की और टॉमस्टोन पर लगी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ को देखा। ओल्ड नील ने अपना क्लासिक ब्लैक हैट पहना हुआ था। उसके सफेद बाल किनारों से झांक रहे थे। उसकी आंखों और मुंह के पास की झुर्रियां गहरी थीं। उसकी डार्क रेड आंखें थोड़ी धुंधली थीं। वो बहुत पीसफुल था। अब उसे कोई दुख, दर्द या डर महसूस नहीं हो रहा था। फोटोग्राफ के नीचे एक एपिटैफ खुदा हुआ था। योड की डायरी की आखिरी एंट्री के कंटेंट से आया था, अगर मैं उसे नहीं बचा सकता तो मैं उसके साथ रहूंगा। सुबह की हवा धीरे धीरे चल रही थी। रेफेल सिमेट्री की खामोशी और खालीपन सब पर छाया हुआ था। दोपहर में क्लेन कैप्टन द्वारा साइन किया हुआ एक फॉर्म लेकर आर्मरी गया। उसने आधा बंद दरवाजा खोला और मेज के पीछे एक घनी काली दाढ़ी वाले ब्रेट को देखा। क्लेन विजिबली फ्रीज हो गया और फिर फॉर्म आगे बढ़ा दिया। 50 राउंड्स ऑफ ऑर्डिनरी बुलेट्स। अपनी रिक्वेस्ट के दौरान उसने मेज पर रखे टिन कैन पर नजर डाली। उसे लगा जैसे वो हैंग ग्राउंड कॉफी की खुशबू सूंघ सकता है और अपने कानों में वो चीकी शब्द सुन सकता है। लेकिन तुम्हें स्पेयर कैश होने तक इंतजार क्यों करना है? तुम डन से अप्लाई करके उससे खर्चों को अप्रूव करवा सकते हो। ब्रेट ने क्लेन का एक्सप्रेशन नोटिस किया और आह भरी। मैं समझ सकता हूं कि तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो। मैं खुद यह विश्वास नहीं कर सकता कि ओल्ड नील हमें ऐसे छोड़कर चला जाएगा। कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है जैसे यह कैप्टन द्वारा बनाया एक सपना है। शायद यही कई नाइट हॉक्स की डेस्टिनी है। क्लेन ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। इस इंसिडेंट के बाद उसे चर्च के अपर एशेलॉन्स के प्रति एक्टिंग मेथड को एक सीक्रेट रखने के लिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट और नफरत महसूस हुई। उम्मीद है कि ऐसी ट्रेजेडीज कम होंगी। मे द गॉडेस ब्लेस अस। ब्रेड अपनी छाती के सामने एक क्रिम्सन मून बनाया। उसने एप्लीकेशन फॉर्म लिया और आर्मरी के अंदर चला गया। बैंग बैंग, गन पाउडर की गंध हवा में भर गई। क्लेन ने अपनी फ्रस्ट्रेशन उस टारगेट पर निकाली जिस पर वो शूटिंग कर रहा था, जब तक कि उसने अपनी रिक्वेस्ट की हुई बुलेट्स खत्म नहीं कर दी। फिर उसने खुद को संभाला, एक पब्लिक कैरेज लेकर गेवेन के घर गया। उसने एक के बाद एक एक्सरसाइज के सेट्स पूरे किए जैसे वो खुद को टॉर्चर कर रहा हो, जब तक कि गेवेन ने उसे रुकने के लिए नहीं कहा। कॉम्बैट प्रैक्टिस इसलिए नहीं है कि तुम खुद को हार्म करो। गेवेन ने अपनी धुंधली हरी आंखों से क्लेन को देखा। आई एम सॉरी टीचर, मैं आज थोड़ा डाउन हूँ। क्लेन ने सांस छोड़ी और एक्सप्लेन करने की कोशिश की। क्या हुआ? गेवेन ने बिना किसी इमोशन के पूछा। क्ले एक पल के लिए सोचा, फिर एक सिंपल जवाब दिया। मेरा एक फ्रेंड अचानक पास अवे हो गया। गेवेन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। उसने अपनी ब्लोंड मूंछों पर हाथ फेरा और एक उड़ती हुई आवाज में कहा, मैंने एक बार 5 मिनट के अंदर 305 फ्रेंड्स खो दिए थे। उनमें से 10 वो थे जिन पर मैं अपनी जान दे सकता था। क्लेन ने एहसास के साथ भरी, यही वॉर की क्रूलिटी है। गेवेन ने उस पर एक नजर डाली और एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग हंसी हंसा। सबसे क्रूएल बात यह है कि मैं उनके लिए कभी बदला नहीं ले सकता। मैं उनके सपने कभी पूरे नहीं कर सकता और मुझे इसका जवाब कभी मिलेगा। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हारे पास अभी भी ऐसा मौका है। भले ही मुझे ठीक से नहीं पता कि क्या हुआ है, मुझे पता है कि तुम अभी भी यंग हो, तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारे अवसर हैं। क्लेन एक पल के लिए चुप रहा। उसने एक सांस ली और खुद को संभाला। थैंक टीचर। गेवेन ने सिर हिलाया और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर अभी जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसके 10 और सेट्स करो। क्लेन को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि उसे क्या एक्सप्रेशन दिखाना चाहिए। फ्राइडे मॉर्निंग नाइट हॉक्स के रिक्रिएशन रूम में क्लेन, सीकाट्रॉन और फ्राई राउंड टेबल के चारों ओर बैठे थे, लेकिन वे कार्ड्स नहीं खेल रहे थे। उनमें से एक न्यूज़पेपर पलट रहा था, दूसरा ओरियल विंडोज से बाहर खोया हुआ देख रहा था और आखिरी एक पेन पकड़े हुए था। कुछ लिखना चाहता था लेकिन लिख नहीं पा रहा था। कमरा शांत था, कोई बात नहीं कर रहा था और कोई मस्क नहीं कर रहा था। एटमॉस्फियर भारी था। फ्यू क्लेन ने सांस छोड़ी। उसने अपना न्यूज़पेपर नीचे किया और जो मटेरियल्स उसने ढूंढे थे उन पर फोकस करने का प्लान बनाया।
उसी मोमेंट पर डन स्मिथ ने नॉक किया और कमरे में दाखिल हुआ। उसने चारों ओर देखा और फिर कहा, क्लेन 1 मिनट के लिए बाहर आओ। क्या हुआ? क्लेन, जिसे एक प्रीमोनिशन हो रहा था कि क्या होने वाला है, खड़ा हुआ और रिक्रिएशन रूम से बाहर चला गया। डन बेसमेंट की ओर जाने वाली सीढ़ियों के एंट्रेंस पर खड़ा था। वो मुड़ा और क्लेन को देखा। होली कैथल ने जिसे भेजा है वो पर्सन आ गया है। मुझे एग्जामिन करने वाला पर्सन यहाँ है। क्लेन के नर्व्स टेंस्ड हो गए। बेसमेंट से एक ठंडी हवा आ रही थी जिससे क्लेन के टेंस इमोशंस को थोड़ी राहत मिली। आखिरकार ये आ ही गया। एक बार जब मैं इस स्टेज को पास कर लूंगा तो मुझे कम से कम आधे साल तक इस तरह की एग्जामिनेशन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक बार जब मैं सीक्वेंस 8 में एडवांस हो जाऊंगा और एक तथाकथित क्लाउन बन जाऊंगा तो मेरे पास एक्चुअल कॉम्बैट स्ट्रेंथ होगी। डिविनेशन और मेरे फ्लेयरिंग सन चार्म्स की मदद से मेरे पास और भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशंस में सर्वाइव करने का चांस होगा। चूंकि मैं होली कैथेड्रल के एग्जामिनेशन का इंतजार कर रहा था, मैंने मिस जस्टिस द्वारा एनोनिमस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए 300 पाउंड्स को निकालने की भी हिम्मत नहीं की है। कहीं ऐसा न हो कि वे मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन का ऑडिट करें और पता चले कि मेरे पास अननोन सोर्स से एक बड़ी रकम है। जैसे ही क्लेन के मन में ये विचार अनकंट्रोलेबली आए, डन स्मिथ ने अपनी स्लीव को स्मूथ किया और धीमी आवाज में कहा, एग्जामिनेशन का इंचार्ज नाइटॉक्स के 9 हाई रैंकिंग डिकन्स में से एक है। क्रेस्टेड सेसिमिर, होली कैथेड्रल तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंस देता है। एक हाई रैंकिंग डीकन, क्लेन ने हैरानी से कहा। जनरल टर्म्स में 13 आर्क बिशप्स और 9 हाई रैंकिंग डीकन्स चर्च के अपर एशेलॉन्स बनाते थे। कहा जाता था कि उनमें हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स की कोई कमी नहीं थी। 22 लेडीज एंड जेंटलमैन सभी अपनी रैंकिंग के मामले में इक्वल थे। वे केवल एवरनाइट गॉडेस के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे और वे केवल पोप के प्रति आंसरेबल थे। डन ने बेसमेंट से आने वाली ठंडी हवा का एक झोंका लिया और फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वो एक हाई रैंकिंग डीकन है, लेकिन तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। क्रेस्टेड केवल एक सीक्वेंस 5 है और अभी तो एक डेमीगॉड स्टेट में एंटर नहीं हुआ है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा डरने या रेवरेंट होने की जरूरत नहीं है। और बियॉन्डर वर्ल्ड में उसका टाइटल गॉडेस स्वॉर्ड है। चूंकि उसके पास एक होली आइटम है, उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ एक नए एडवांस हुए सीक्वेंस 4 बियॉन्डर के जैसी है। मैंने अभी उससे बात की, वो बहुत फ्रेंडली था। अगर मैं लाइंस के बीच में पढ़ूं तो कैप्टन मुझे बता रहा है कि उसने केवल वही कहा जो जरूरी था। वो नहीं चाहता कि मैं नर्वस हो और प्लान के हिसाब से चलूं। क्लेन ने सोचते हुए सिर हिलाया और पूछा, मुझे हाई रैंकिंग डीकन से कहाँ मिलना चाहिए? जिस एल्केमी रूम में हम पोशंस बनाते हैं। डन ने सीधे सीधे जवाब दिया और उसके चेहरे पर एक उदासी की झलक आ गई। जिस एल्केमी रूम में हम पोशंस बनाते हैं, जिस लेबोरेटरी में ओल्ड नील ने मेरा सियर पोशन बनाया था। क्लेन ने धीरे धीरे सांस छोड़ी और नाइटहॉक्स रिक्रिएशन रूम में वापस गया और क्लोथ्स रैक से अपना आउटर वियर लिया। ने ब्लैक ट्रेंच कोट पहना, अपने हाथ अपनी जेब में डाले और बेसमेंट से जुड़ी घुमावदार सीढ़ियों से नीचे चला गया। फिर उसने क्रॉस जंक्शन पर एक लेफ्ट टर्न लिया। बहुत जल्दी ने दीवारों पर लगी एलिगेंट गैस लैंप्स की रोशनी में एक सीक्रेट दरवाज देखा। उसने देखा कि कमरे में लंबी मेज को एक तरफ कर दिया गया था ताकि कमरे के सेंटर में एक बड़ी जगह बन सके। वहां 2 क्लासिक हाई बैक चेयर्स एक दूसरे के सामने रखी थीं, जिनके बीच 1 मीटर से भी कम की दूरी थी। दरवाजे के सामने वाली कुर्सी पर 30s में एक आदमी बैठा था जिसने एक ब्लैक ट्रेंच कोट और एक व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। उसके गोल्डन ब्राउन बाल बहुत छोटे कटे हुए थे और उसकी ब्लैकिश ग्रीन आंखें एक बिना चांद वाली रात के जंगल की तरह डार्क थीं। उसकी शर्ट और ट्रेंच कोट के कॉलर ऊपर उठे हुए थे और उसकी पूरी चिन शैडोज में छिपी हुई थी। हेलो रेवरेंड सेसिमिर, क्ले ने झुककर कहा। क्रेस्टेड सेसिमिर ने अपना दाहिना पैर अपने बाएं पैर पर रखा हुआ था और वो आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे की झुका हुआ था। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हेलो क्लेन, तुम वहां बैठ सकते हो। उसने अपने सामने वाली हाई बैक चेयर की ओर इशारा किया। उसके पैर के साइड में सिल्वर का बना एक सूटकेस था। यह लगभग एक वायलिन केस के साइज का था। यह एक एप्रोप्रिएट की स्वॉर्ड ले जा सकता है। क्लेन आगे बढ़ा और अपनी बताई हुई सीट पर बैठ गया। क्रेस्टेड ने अपनी दाहिनी इंडेक्स फिंगर को अपर लिप पर रखा और कुछ सेकंड के लिए सोचा। मेरा प्लान है कि पहले मैं यह एग्जामिन करूं कि तुमने अपने पोशन पर कितनी अच्छी तरह से मास्टरी हासिल की है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, क्लेन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिर हिलाया। बहुत कॉन्फिडेंट। क्रेस्टेड मुस्कुराया लेकिन अपनी पिछली पोस्चर बनाए रखी। उसने बस ध्यान से क्लेन को देखा। क्लेन ने अचानक महसूस किया कि आसपास की गैम्प्स की रोशनी गायब हो गई है, जैसे उन्हें रिच डार्कनेस निगल लिया हो। वो अचानक थक गया, जैसे उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक ने सोने का टाइम बता दिया हो। लेकिन उसका दिमाग बेहद टेंस था, जिससे रिलैक्स होना नामुमकिन था। यह ठीक वैसा ही था जैसे वो ज्यादा थकावट की वजह से शांति से सो नहीं पाता था। साइलेंट नाइट ने उसके चारों ओर भर दिया और क्लेन ने एक नल से पानी टपकने की आवाज सुनी जो ठीक से बंद नहीं था। फिर उसने ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में बातचीत और सीढ़ियों से बहने वाली हवा की आवाज सुनी। इसके अलावा उसने कुछ भी ऐसा नहीं देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था, और न ही कोई ऐसी आवाजें सुनी जो उसे नहीं सुननी चाहिए थीं। एक्सीलेंट। क्रेस्टेड की हिप्नोटिक आवाज ने डार्कनेस को बिखेर दिया और एल्केमी रूम के अंदर और बाहर गैस लैंप्स की रोशनी फिर से क्लेन की नजरों में आ गई। क्लेन ने अचानक अपनी थकावट को झटक दिया और अपनी पिछली एनर्जेटिक सेल्फ में लौट आया।
उसने मुझे बिना मेरे एहसास के प्रभावित कर दिया। क्या एक सीक्वेंस 5 बियॉन्डर ऐसा करने में कैपेबल है? क्या ये एक हाई रैंकिंग डीकन का हॉरर है? उसने जो हुआ उसे याद किया और थोड़ा डर गया। क्रेस्टेड सेसिमिर ने अपने हाथ जोड़े और उन्हें अपने घुटनों पर रखा। वो थोड़ा नीचे झुका और उसके होंठ उसके कॉलर से ढके हुए थे। तुमने टेस्ट पास कर लिया। तुमने अपने पोशन की मास्टरी में आउटस्टैंडिंग से भी आगे का लेवल हासिल किया है। मुझे यह ऑब्जर्व करने की जरूरत होगी कि तुम्हारे दिमाग में कोई हिडन डेंजर्स तो नहीं है, यह पक्का करने के लिए कि पोशन की बची हुई स्पिरिट ने तुम्हारे कैरेक्टर को सबकॉन्शियसली बदल तो नहीं दिया है या कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं छोड़ दी हैं। तुम्हारे पास प्रिपेयर करने के लिए 3 मिनट्स हैं। क्लेन ने तुरंत सिर हिलाया और कहा ऑल राइट। उसने चुपके से एक सांस ली और खुद को कॉजिटेशन में जाने दिया ताकि कई नेगेटिव थॉट्स को हटा सके। क्रेस्टेड ने फिर से कुछ नहीं कहा। उसने अपने ब्लैक ट्रेंच कोट की अंदर की जेब से एक सिल्वर पॉकेट वॉच निकाली और उसे खोला। फिर उसने ध्यान से सेकंड हैंड को मूव करते हुए देखा। 3 मिनट बाद क्रेस्टेड ने अपनी पॉकेट वॉच बंद की और मुस्कुरा कर कहा, मैं गाना शुरू करूंगा। गाना? क्लेन ने कंफ्यूजन का लुक दिया। क्लेन के जवाब देने से पहले क्रेस्टेड ने एक प्यारी सी धुन गुनगुनाना शुरू कर दिया। धुन एल्केमी रूम में गूंजने लगी और धीरे धीरे अपनी हार्मनी खोकर ऑफ ट्यून हो गई। स्क्वीक स्क्रैच सिंग। क्लेन ने नाखूनों से ब्लैकबोर्ड खुरचने जैसी आवाज सुनी। बबल रैप को एक दूसरे के खिलाफ रगड़ने की आवाज, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स के ड्रिल करने की आवाज और कई दूसरी एनोइंग आवाजें और तेज होती गईं और भी ज्यादा केओटिक होती गईं। उन्होंने उसे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने और डिस्ट्रक्शन करने के लिए उकसाया। लेकिन क्लेन, जो अक्सर मैड रेविंग्स और टेरिफाइंग स्क्रीम्स का एक्सपीरियंस करता था, उसने बहुत जल्दी अपने अर्जेस को रोक लिया। उसने एप्रोप्रिएट टाइम्स पर एनॉयंस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी दिखाई। बहुत ज्यादा परफेक्ट स्टेट में होना एक प्रॉब्लम बन जाता। पता नहीं कब क्रेस्टेड सेसिमिर ने गाना बंद कर दिया था। एल्केमी रूम में आवाजें गायब हो गईं और कमरा ट्रैंक्विलिटी और साइलेंस से भर गया। साइलेंस सच में बहुत बढ़िया है, क्लेन ने अपने मन में कहा। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। तुम्हारी सोल में कोई लेटेंट प्रॉब्लम्स नहीं है। ऑफ कोर्स, अगर तुम मुझे पीटना चाहते थे या मेरे मुंह में कुछ ठूंसना चाहते थे तो यह केवल नॉर्मल है। क्रेस्टेड का मुंह उसके कॉलर से ढका हुआ था, इसलिए क्लेन केवल उसके टोन से उसके इमोशंस का पता लगा सकता था। नहीं, हिम्मत नहीं करूंगा, क्लेन ने ईमानदारी से स्वीकार किया। क्रेस्टेड मुस्कुराया और कहा, कांग्रेचुलेशंस, तुमने सभी टेस्ट पास कर लिए हैं। अब क्वेश्चन और आंसर सेशन का टाइम है। उसकी ग्रीन आंखें अचानक डार्क हो गई। उसकी नजर गहरी थी, जैसे वो मांस के आर पार देख सकता हो और सीधे स्पिट को देख रहा हो। आगे बढ़े क्लेन ने सीधा बैठकर जवाब दिया। क्रेस्टेड ने अपनी पहली पोस्चर बनाए रखी और लापरवाही से पूछा, तुमने कहा कि डिविनेशन क्लब में तुम्हारे एक्सपीरियंस ने तुम्हें पोशन को जल्दी से मास्टर करने में मदद की? हाँ, क्लेन ने खुलकर जवाब दिया, लेकिन ने कुछ डिस्क्राइब नहीं किया। क्रेस्टेड ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, और तुमने कहा कि तुम्हारी इंस्पिरेशन मिस्ट्री प्रायर्स के मैक्सिम और डेली के एग्जाम्पल से आई? हाँ, क्लेन ने पहले इसकी पुष्टि की और फिर डिटेल में समझाया। मुझे अपने एक टीममेट से पता चला जो एक मिस्ट्री प्रायर था कि जो लोग मिस्ट्री प्रायर्स के मैक्सिम का पालन करते हैं उनके कंट्रोल खोने की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल से कम होती है। उसके बाद मैंने सुना कि मैडम डेली ने एक बार कहा था कि वो एक रियल स्पिरिट मीडियम बनना चाहती थी और वो एक जीनियस हैं जो 2 साल के अंदर सीक्वेंस 7 तक लेवल अप कर गईं। दोनों सिचुएशंस को नोटिस करने के बाद मैंने सोचा कि मैं एक कोशिश कर सकता हूं। मैंने एक रियल सीयर बनने की कोशिश की और एक सीयर के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। आउटकम मेरी उम्मीद से बेहतर था। मैंने पोशन को बहुत जल्दी मास्टर कर लिया। रेवरेंड सेसिमिर, मुझे नहीं पता कि क्या आपको भी ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ है। जब मैंने पोशन को पूरी तरह से मास्टर कर लिया तो एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मैजिकल फीलिंग थी। क्लेन ने अपना एक्सपीरियंस ऐसे डिस्क्राइब किया जैसे वो एक्टिंग मेथड को केवल स्पष्ट रूप से समझता हो। जब वो अर्थ पर था तो वो नर्वस और एम्बेरेस्ड हो जाता, इतने पावरफुल नाइटहॉक के सामने इतने सारे आधे झूठ बोलते हुए। लेकिन जब से वो करंट वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुआ है, उसने इतना झूठ बोला है कि उसे इसकी आदत हो गई है। वो इसे बिना किसी गलती कर सकता था। क्रेस्टेड की आंखों में डार्कनेस गायब हो गई और उसकी नजर नॉर्मल हो गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, चिंता मत करो, यह एक इल्यूजन नहीं है। उसके जवाब से क्लेन को कोई डाउट या स्क्रूटिनी नहीं दिखी, इसलिए वो रिलैक्स्ड हो गया। डन ने तुम्हारे एक्सपीरियंस का एंडोर्समेंट किया है। मेरा मानना है कि तुम सच में एक जीनियस हो। एक लॉजिकल माइंड और शार्प सेंसेस के साथ क्रेस्टेड ने कॉम्प्लीमेंट किया। फिर उसने पूछा, क्या तुमने अपना एक्सपीरियंस अपने टीममेट्स के साथ शेयर किया? ऑफ कोर्स, क्लेन ने खुलकर स्वीकार किया कि मैं उन्हें कंट्रोल खोने का रिस्क कम करने में मदद कर सकता हूं। हम टीममेट्स हैं, कॉमरेड्स हैं जो एक साथ खतरे का सामना करते। मेरे पास छिपाने का कोई कारण नहीं है, लेकिन उसी कारण से मैंने क्लर्क्स को नहीं बताया। क्रेस्टेड ने अपना दाहिना पैर अनक्रॉस किया और सीधा बैठ गया। उसके पतले होंठ उसके कॉलर की शैडो से बाहर निकले। उसने अपने होंठों का कोना उठाया और कहा, हालांकि तुम नाइटहॉक्स के साथ 2 महीने भी नहीं रहे हो, मेरा मानना है कि पार्टनर्स के बारे में तुम्हारी समझ कई दूसरों से बहुत बेहतर है। मेरा प्लान है कि मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करूं।
लेकिन होली कैथेड्रल के रूल्स के मुताबिक तुम्हें गॉडेस की कसम खानी होगी कि तुम हमारी बातचीत के कंटेंट्स को किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बताओगे जो इसके बारे में नहीं जानता है। वो ठीक रहेगा, है ना? मैंने टेस्ट पास कर लिया। क्लेन खुश हो गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। नो प्रॉब्लम। हालांकि मैं दूसरों को एक्टिंग मेथड नहीं सिखा पाऊंगा, मैं मिस जस्टिस और मिस्टर हैंगमैन को इनडायरेक्टली ऐसा करने दे सकता हूं। ऑलराइट, क्रेस्टेड सेसिमिर ने सिर हिलाया। वो आगे झुका, तो फिर होली आर्टिफैक्ट की कसम खाओ। यह कहते हुए वो अपने पैर के पास रखे सिल्वर सूटकेस को उठाने के लिए नीचे झुका। होली आर्टिफैक्ट, वो होली आर्टिफैक्ट जिसने तुम्हें गॉडेस स्वॉर्ड का टाइटल दिलाया। क्लेन ने डीकन के एक्शंस को क्यूरियोसिटी से देखा। क्रेस्टेड ने सूटकेस को अपने घुटनों पर रखा। उसकी डार्क ग्रीन आंखें तुरंत ब्लैक हो गईं। उसने अपना हाथ उठाया और फिर नीचे दबाया। वायलिन केस जैसे दिखने वाले सिल्वर सूटकेस का कवर अचानक खुल गया और लहर की तरह पीछे हट गया। उसी समय क्लेन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की रोशनी आगे की ओर खिंच रही थी, जैसे उसे सूटकेस द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा हो। दीवारों पर लगे क्लासिक लैंप्स की रोशनी साथ सूटकेस के अंदर घूमती हुई सिल्वर स्प्लेंडर के अलावा एल्केमी रूम पिच डार्क हो गया। यह सीन एक्सट्रीमली स्ट्रेंज लग रहा था। पाइक क्रिस्ट स्नैपिंग साउंड के साथ क्रेस्टेड सेसिमिर ने सूटकेस खोला, जिससे अंदर रखी प्योर व्हाइट बोन सोड सामने आ गई। हाँ, एक बोन सोड। जिस मोमेंट क्लेन ने सोड को देखा, उसे इंस्टिंक्टली पता चला कि यह मैनली हड्डी से बनी थी। शॉर्ट सोड ने पिच डार्क एल्केमी रूम में चुपचाप एक प्योर व्हाइट ग्लो छोड़ा, जैसे वो रात के आसमान में लटका हुआ चांद हो या एक तूफान के बीच में एक लाइट हाउस हो। ऐसा लग रहा था जैसे सोड की सरफेस पर कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता कि सोड की सरफेस पर सिंबल्स और आइकन्स की लेयर्स थीं। ये मिस्टीरियस पैटर्न्स आपस में जुड़कर सोड की बॉडी बना रहे थे। क्लेन ने होली सोड को ऑब्जर्व किया और अचानक उसे एहसास हुआ कि वो नजर नहीं हटा पा रहा है। उसकी नजर सोड की ओर खिंची जा रही थी और उसकी ब्राउन आंखें धीरे धीरे अपनी चमक खो रही थीं। क्रेस्टेड ने सूटकेस उठाया, सोड को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से हटाते हुए। क्लेन तुरंत अपने ट्रांस से बाहर आया और आखिर नाइटमेयर से खुद को आजाद कर लिया, जिससे वो पहले नहीं बच पा रहा था। उसने अपनी नजर साइड में डाली और गंभीरता से पूछा, रेवरेंड, क्या आपको जरूर है कि मैं अपना हाथ होली सोड पर रखूं? हाँ, इधर आओ। क्रेस्टेड की आवाज मेलोडियस थी, जैसे वो कोई लोरी गा रहा हो। क्लेन खड़ा, अभी भी साइड में देखते हुए छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ा। चूंकि अंधेरा था, वो नहीं देख पा रहा था कि डीकन के पैर कहाँ हैं और न ही उसके पुराने लेदर बूट्स। स्टॉप, क्रेस्टेड ने शांति से कहा। क्लेन तुरंत रुक गया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखों के कोने से प्योर व्हाइट बोन सोड पर एक नजर डाली और फिर डर के मारे अपनी नजर फिर से हटा ली। उस एक नजर के साथ वो नीचे झुका और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसे एक्यूरेटली होली सोड के ऊपर रख दिया। एक ठंडी फीलिंग उसकी स्किन से होते हुए उसके दिमाग में दौड़ गई। डिस्ट्रैक्टिंग थॉट, चिंता की फीलिंग्स तुरंत शांत हो गईं, जैसे वो एक शोरगुल वाले गांव में छत पर बैठा हो, हार्वेस्ट की खुशबू सूंघ रहा हो और कॉस्मोस की तारीफ कर रहा हो। मेरे बात दोहराओ, क्रेस्टेड ने गंभीरता से कहा। ऑलराइट, क्लेन ने सिर हिलाया। फिर उसने डीकन को हर्मीस में बोलते हुए सुना, स्टैंडिंग हायर देन द कॉस्मोस एंड मोर इटर्नल देन इटर्निटी, द एवरनाइट गॉडेस, आई स्वेयर टू यू इन माई रियल नेम एंड माई स्पिरिचुअलिटी, I, Klein, will never reveal the details of the acting method to those who do not know of it from this moment forth. If I go against this, I shall accept any punishment you deem fit. Please witness my oath. क्लेन ने खुद को संभाला और डीकन सेसिमिर के लीड को फॉलो करते हुए हर्मीस में ओथ ली। उसे एक हल्की सी फीलिंग हुई कि प्योर व्हाइट बोन सोड के जरिए उसका एक दूर के बीइंग कनेक्शन बन गया है। अपना दाहिना हाथ हटाने के बाद उसने अपनी छाती पर एक क्रिम्सन मुन बनाया। प्रेज द लेडी, प्रेज द लेडी। क्रेस्टेड मुस्कुराया और जवाब में झुका। तुरंत उसने सूटकेस का कवर बंद किया और अपने दाहिने हाथ से जोर से दबाया। डार्कनेस तुरंत रोशन हो गई और लैंप की रोशनी एक बार फिर पूरे कमरे में भर गई। क्लेन ने नोटिस किया कि डीकन सेसिमिर की ब्लैक आंखें फिर से अपनी यूजुअल ब्लैकिश ग्रीन हो गई थीं। वो अपनी कुर्सी पर वापस गया और फ्राउन किया। उसने पजलमेंट में पूछा, एक्टिंग मेथड? क्रेस्टेड ने अपना गला साफ किया, सवाल का सीधा जवाब दिए बिना। उसने मुस्कुरा कर कहा, हो सकता है तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो और तुम समझ न पाओ कि मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, लेकिन मैं यह एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें चर्च के सीक्रेट्स शामिल हैं। तुम्हें यह जानने का अधिकार तभी मिलेगा जब तुम एक आर्क बिशप या हाई रैंकिंग डीकन बन जाओगे। क्लेन ने सेसिमिर को देखा और सेसिमिर के कहने से पहले मन ही मन जोड़ा। तुम्हें यह जानने की परमिशन तभी मिलेगी जब तुम चर्च के एक कोर मेंबर बन जाओगे, जैसे कि एक आर्क बिशप या एक हाई रैंकिंग डीकन, क्रेस्टेड ने जोर देकर कहा। क्लेन ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्रेस्टेड ने सिल्वर सूटकेस को वापस अपने पैर के पास रखा और अपने पैर क्रॉस कर लिए। टाइम की लंबी हिस्ट्री में चर्च में जीनियस बियॉन्डर्स की पीढ़ियों ने धीरे धीरे कंट्रोल खोने से बचने का एक तरीका निकाला है और इस मेथड का कॉर्पोरेशन का नाम है। यह न केवल क्रिटिकल है, यह की भी है। क्लेन के थॉटफुल एक्सप्रेशन को देखने के बाद क्रेस्टेड ने आगे कहा, हमने महसूस कि पोशंस के नाम की सभी एक सर्टेन ग्रुप की ओर इशारा करते हैं और इस ग्रुप का अपना अप्रोच होता है और यह यूनिक तरीकों से ऑपरेट करता है। सिंपल टर्म्स में पोशन के नाम के साथ रूल्स का एक सेट आता है।
अलग अलग पोर्शंस के लिए अलग अलग रूल्स। जब हम इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो कंट्रोल खोने का रिस्क मिनिमम हो जाता है। मेरे सियर प्रिंसिपल्स के सेट के सिमिलर। क्लेन ने मौका देखकर पूछा, यह एक्सप्लेनेशन उतनी सिंपल या अंडरस्टैंडेबल नहीं है जितनी मैंने जस्टिस और हैंगमैन को दी थी। क्लेन ने चुपचाप क्रिटिसाइज किया। हाँ, क्रेस्टेट ने एक अफर्मेटिव आंसर दिया। जब हम पोशन के रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम उस ग्रुप के जैसे और ज्यादा बनते जाते हैं जिसे पोशन का नाम डिस्क्राइब करता है। दूसरे शब्दों में, हम उस जॉब के रूप में एक्ट कर रहे हैं जिसकी ओर पोशन का नाम इशारा करता है। वही एक्टिंग मेथड है। तुम्हें याद रखना होगा, हर इंडिविजुअल की स्पिरिचुअलिटी स्पेशल होती है, यूनिक होती है। भले ही को रूल्स को उन लोगों द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए जो सेम पोशन कंज्यूम करते हैं। रूल्स में हमेशा कुछ वेरिएशंस होते हैं जो इंडिविजुअल के लिए यूनिक होते हैं, इसलिए दूसरों के एक्सपीरियंस केवल एक गाइड के रूप में काम कर सकते हैं। यह एक ऐसा पॉइंट है जिसे मैंने रियलाइज नहीं किया था। क्लेन ने ईमानदारी से कर इन्फॉर्म करने के लिए थैंक यू, मैं यह याद रखूंगा। क्रेस्टेट, ये जेनरेशंस में जमा हुए एक्सपीरियंसेस हैं। एक्टिंग मेथड का इस्तेमाल करने के बाद हम न केवल पोशन पर मास्टरी हासिल करते हैं, हम उसे डाइजेस्ट भी कर रहे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम अपना खाना करते हैं। जब तुम सच में पोशन को डाइजेस्ट कर लोगे तो तुम्हें एक यूनिक मिस्टीरियस सेंसेशन महसूस होगी, समझे? मैं समझ गया, डाइजेशन, यह टर्म बहुत अप्रोप्रिएट है। क्लेन ने डीप थॉट में होने का नाटक किया। क्रेस्टेट द्वारा मेथड को और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद क्लेन अपने शब्दों को तौलते हुए पूछा, रेवरेंड सेसिमिर, चूंकि पोशन का नाम न केवल कोर है बल्कि की भी है, तो पहले बेयॉन्डर्स ने कैसे हासिल किया? मैंने सुना है कि यह ब्लेसफेमी स्लेटलेट पर रिकॉर्डेड था। हाँ, यह सही है, क्रेस्टेट ने खुलकर जवाब दिया। लेकिन ब्लेसफेमी स्लेट पर एम्शनेम्स खुदे हुए थे। जो पोशंस के नाम हम आज इस्तेमाल करते हैं वे पार्टली डिवाइन रेवलेशन से डिराइव्ड थे। कुछ को बेयॉन्डर्स के अपने एक्सपीरियंसेस द्वारा भी कंसोलिडेट किया गया था। क्लेन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसने अपने होंठ सिकोड़े और पूछा, रेवरेंड सेसिमिर, चूक्टिंग मेथ इतना इफेक्टिव है तो चर्च हर नाइटहॉक को इसके बारे में क्यों नहीं बताता? मैंने कहा है कि यह चर्च का एक सीक्रेट है। तुम इसके पीछे का कारण समझ जाओगे जब तुम एक आर्क बिशप या हाई रैंकिंग डीकन बन जाओगे। क्रेस्टेट ने भिखरी से जवाब दिया। ऑल राइट, ऊपर वापस जाओ और बाकी नाइट हॉक्स को एक एक करके नीचे आने के लिए कहो। मुझे एग्जामिनेशन का फाइनल स्टेप करना है। यह फ्राई और दूसरों को एक्टिंग मेथड बताने से रोकने के लिए है। क्लेन ने खड़े होते हुए सोचा। फिर उसने नाइट हॉक्स के एटेट को फॉलो करते हुए फेयरवेल कहा। वो कॉरिडोर से गुजरकर सीढ़ियों से ऊपर गया और ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में वापस आया। उसने डन को बेसमेंट के एंट्रेंस के पास ना पाइप पीते हुए देखा। एक स्माइल के साथ क्लेन ने इनिशिएटिव लेते हुए कहा, अब कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हिज ग्रेस चाहते हैं कि मैं फ्राई और दूसरों को इन्फॉर्म कर दूं कि वो उनसे बात करने के लिए नीचे जाएं। हाँ, यह लास्ट स्टेप है। इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डन ने अपना पाइप साइड में रखा और बाकी लोगों को बताने के लिए रिक्रिएशन रूम की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने फ्राई और सीका को बेसमेंट में एंटर करते देखा, क्लेन को अचानक कुछ याद आया। उसने जल्दी में कहा, कैप्टन, क्या हमें रॉयल को, जो चाइनीज गेट पर गार्ड कर रही है, और लेनर्ड को, जो एसाइलम पर नजर रख रहा है, बुलाना होगा? ओह, और केनली जो ब्रेक पर है। डन फ्रीज हो गया और अपने माथे को पिच किया। मैं भूल गया। वो एक पल के लिए रुका, फिर हंसा, लेकिन मामला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। एक हाई रैंकिंग डीकन द्वारा तुम्हारा एग्जामिनेशन कराने का एक फायदा यह है कि होली कैथेड्रल को टेलीग्राम भेजने या लेटर्स के लंबे एक्सचेंज में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। वो मौके पर ही फैसला कर सकता है और क्लाउन पोशन का फॉर्मूला और साथ ही मेन इंग्रेडिएंट्स तुम्हें सौंप सकता है। यह बहुत बुरा नहीं है। क्लेन अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं सका। 1.5 घंटा बीत गया। जैसे ही केनली पजलमेंट से भरे एक्सप्रेशन के साथ एल्केमी रूम से बाहर निकला, क्लेन को एक बार फिर नीचे बुलाया गया। वो हाई रैंकिंग डीकन गॉडेस स्वॉर्ड क्रेस्टेड सेसिमिर से दूसरी बार मिला। इस गोल्डन ब्राउन बालों वाला और ब्लैकिश ग्रीन आंखों वाला डीकन बैठा नहीं था। वो वहां खड़ा था, बेसमेंट की हवा को अपने ब्लैक से कोट से टकराने दे रहा था। क्रेस्टेड के कॉलर ऊंचे खड़े थे, जिससे उसकी चिन शैडो में छिपी हुई थी। उसने क्लेन को देखा और मुस्कुराया। नाइटहॉक क्लेन मोरेटी, मैं गॉडेस के नाम पर अनाउंस करता हूं कि तुमने होली कैथेड्रल का एग्जामिनेशन पास कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ तुम तुरंत एक सीक्वेंसेड बेयॉन्डर बनने के लिए एडवांस हो सकते हो। फ्यू, आखिरकार मैंने पास कर लिया। मैंने इसे ऐसे ही पास कर लिया। जब क्लेन ने क्रेस्ट सेसिमिर का अनाउंसमेंट सुना तो उसने राहत की सांस ली। बावजूद इसके कि वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था, यह अनरियल लग रहा था, जैसे कि यह एक सपना हो। उसने मान लिया था कि एग्जामिनेशन और भी टफ और लंबा होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि जो अभी हुआ वो वही था जो होना चाहिए था। अगर उसने सियर पोशन को डाइजेस्ट करने में 1 महीने के नॉर्मल 3 साल लगाए होते तो एग्जामिनेशन होली कैथेड्रल द्वारा कंडक्ट भी नहीं किया गया होता। टिंगेन नाइटहॉक्स का कैप्टन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता। मैंने सोचा था कि वे मेरी फैमिली और फ्रेंड्स की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम शायद सेसिमिर 2 दिन पहले टिंगेन आ गया था और यह सब सीक्रेटली पूरा कर लिया था। मैंने यह भी सोचा था कि एग्जामिनेशन के लिए मुझे कुछ टास्क पूरा करना होगा है। मैं सच में ओवरथिंकिंग कर रहा था।
एग्जामिनेशन का गोल केवल पोषण के डाइजेशन के लेवल को डिटरमाइन करना, साथ ही किसी भी लेटेंट डेंजर का पता लगाना और यह देखना था कि क्या मैं एक्टिंग मेथड से अवेयर हूं और क्या मैंने अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर किया है। ये थॉट्स क्लेन के दिमाग में कौंध गए। उसने एक सिंसियर स्माइल दी। थैंक यू योर ग्रेस, प्रेज द लेडी। क्रेस्टेट ने जेंटली सिर हिलाया और कहा, एडवांस होने का मतलब है गॉडेस की बेहतर सेवा करना, ताकि तुम हमारे फेलो बिलीवर्स को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सको। तुम्हें यह याद रखना होगा, ट्रस्ट मी अपने कंट्रोल खोने के टेम्पटेशन से लड़ने में मदद करेगा। टेम्पटेशन। क्लेन ने इस शब्द पर विचार किया। क्रेस्टेट ने अपनी ग्रीन आंखों से क्लेन को ऊपर से नीचे तक देखा और गंभीरता से कहा, एक्टिंग मेथड तुम्हें पोषण को डाइजेस्ट करने और कंट्रोल खोने का रिस्क कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। एक सर्टेन एक्सटेंट तक तुम रोल प्ले करने और अपने खुद के एक्सिस्टेंस को भी कंफ्यूज कर सकते हो। तुम जानते हो, थिएटर में बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्हें सीवियर साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। एक सर्टेन लेवल पर तुम सच में पागल हो सकते हो। याद रखो कि तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। सिटी ऑफ सिल्वर द्वारा कंक्लूड किया गया एकमात्र ध्यान देने योग्य पॉइंट डीकन सेसिमिर के कहने के समान है। क्लेन ने सोचते हुए सहमति में सिर हिलाया। इसके अलावा क्रेस्टेट ने जोर देकर कहा, कंट्रोल खोना केवल पोषण से रिलेटेड नहीं है, यह तुम्हारे इमोशंस और मेंटल हेल्थ से भी क्लोजली रिलेटेड है। एक बेयॉन्डर के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद को कंट्रोल करना, तभी तुम इविल गॉड्स और डेविल्स के टेम्पटेशंस का सामना कर पाओगे, ग्रीड और जेलसी जैसे इमोशंस का विरोध कर पाओगे और डिजायर के इरोजन विरोध कर पाओगे। ऑफ कोर्स मेरा मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अपने सभी इमोशंस और डिजायर से छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो कोई भी इंसान या यहाँ तक कि डेमी गॉड भी नहीं कर सकता है। हाँ, शायद केवल कुछ स्पेशल सीक्वेंस ही उस तरह की स्टेट को अचीव कर सकते हैं। क्लेन ने अचानक ओल्ड नील के बारे में सोचा। वो जवाब में पूछे बिना नहीं रह सका। हमें अपने इमोशंस और डिजायर्स को एक रीजनेबल लेवल पर रखना चाहिए और उन्हें हमें कुछ इरेशनल और एबनॉर्मल करने के लिए ड्राइव नहीं करने देना चाहिए। क्रेस्टेट ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, जवाब देने के बाद उसकी आंखों के कोने पर झुर्रियां पड़ गईं। बस इतना ही मैं तुम्हें वॉर्न करना चाहता था। अब मैं तुम्हें क्लाउन पोशन फॉर्मूला और रेलेवेंट इंग्रेडिएंट्स दूंगा। वो नीचे झुका और अपना सिल्वर सूटकेस लंबी मेज पर रख दिया। फिर वो मुड़ा और कुछ कदम आगे बढ़ा, क्लेन की नजर को ब्लॉक करते हुए। जब आसपास की रोशनी अजीब तरह से फिर से गायब हो गई तो क्लेन को अचानक समझ में आया कि फॉर्मूला और इंग्रेडिएंट्स सूटकेस में थे जिसमें होली आर्टिफैक्ट रखा था। यह केवल इसलिए था क्योंकि उसकी नजर प्योर व्हाइट बोन सोर्स से अट्रैक्ट हो गई थी। यही वजह है कि उसने नोटिस नहीं किया, या शायद वो नोटिस नहीं कर सका सूटकेस में रखी दूसरी चीजों को। कुछ मिनटों के बाद गैस लैंप्स की रोशनी ने एल्केमी रूम को फिर से रोशन कर दिया। क्रेस्टेट ने अपना सूटकेस उठाया और दूर हट गया, लंबी मेज पर रखी चीजों को क्लेन के सामने पेश करते हुए। उनमें सबसे आई कैचिंग आइटम पाम साइज ग्रे गोट हॉर्न था। यह एक नॉर्मल गोट हॉर्न का मिनिएचर वर्जन जैसा लग रहा था और क्रिस्टल क्लियर था, कलर से घूम रहा था। यूनिक पैटर्न्स की हल्की लेयर्स थीं। गोट हॉर्न के बगल में एक ब्लू रोज था, पेटेड वेंस थीं जो उन्हें एक साथ जोड़ रही थी। यह एक स्माइल के साथ एक ह्यूमन फेस बनाता हुआ लग रहा था। हा हा वो हा वो। क्लेन ने एक दूसरे में घुली हुई इल्यूजनरी हंसी और रोना सुना और उसने मिड एयर में फ्लोट करते हुए ग्रे हेलोस के पीसेस देखे। एक मैच्योर्ड हॉर्नेसिस ग्रे माउंटेन गोट के सिंगल हॉर्न का एक क्रिस्टल और एक ह्यूमन फेस्ड रोज का पूरा डंठल। क्लाउन पोशन के मेन इंग्रेडिएंट्स। उसने बिना दिखे सिर हिलाया और लंबी मेज की ओर कुछ कदम बढ़ाए। 80 मिलीलीटर्स ऑफ प्योर वाटर, 5 ड्रॉप्स ऑफ टॉर्नेपल जूस, 7 ग्राम्स ऑफ ब्लैक रिंड सनफ्लावर पाउडर, 10 ग्राम्स ऑफ गोल्डन क्लो ग्रास पाउडर, 3 ड्रॉप्स ऑफ पॉइजन हेमलॉक। क्लेन ने अनफोल्ड किए हुए गोटस्किन पार्चमेंट को देखा और लिखे हुए कंटेंट को उस फॉर्मूला से कंपेयर किया जो उसने याद किया था। जब उसने कंफर्म कर लिया कि कुछ भी गलत नहीं है तो उसने ओल्ड नील द्वारा किए गए डेमोन्स्ट्रेशन को याद किया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने इमोशंस को कलेक्ट करने के धीरे धीरे सांस छोड़ी। एल्केमी रूम में मौजूद अपैरेट्स के साथ उसने पोशन के लिए जरूरी कुछ प्योर वाटर डिस्टिल किया। पोशन फॉर्मूला में प्योर वाटर का मतलब बार बार डिस्टिल किए गए पानी से था। फिर उसने एक ब्लैक मेटल पॉट धोया और उसमें सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स एक के बाद एक डाले। वो उतना ही स्किलफुल था जितना तब था जो उसने हाई स्कूल में केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स किए थे। चूंकि बेयॉन्डर इंग्रेडिएंट्स ने अभी तक कैटेलाइज नहीं किया था, उसने मेटल पॉट में लिक्विड में कोई ऑब्वियस चेंज नहीं देखा। ज्यादा से ज्यादा उसने केवल लिक्विड की सरफेस पर तैरता हुआ पाउडर देखा। जब उसने प्रिपरेशंस पूरी कर ली तो क्लेन ने अपनी नजर दो मेन इंग्रेडिएंट्स पर डाली और ग्रेटफुली सोचा, रिक्वायर्ड ग्रे माउंटेन गोट के सिंगल हॉर्न क्रिस्टल या ह्यूमन फेस रोज के एग्जैक्ट साइज या वेट का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। शायद एक पूरे हॉर्न और एक कंप्लीट रोज में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे उनका वेट कुछ भी हो, जिससे वे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। हाँ, मिस्टीरियस बेयॉन्डर्स की दुनिया में यह डेफिनेटली पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो मुझे मेन इंग्रेडिएंट्स की एक्सेसिव अमाउंट डालने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ सेकंड्स के बाद क्लेन ने ह्यूमन फेस्ड रोज उठाया और उसे मेटल पॉट में फेंक दिया। जब स्ट्रेंज फ्लावर ने लिक्विड को छुआ तो उसने तुरंत एक सिजलिंग साउंड प्रोड्यूस किया। आसपास की इल्यूजरी हंसी श्रिल हो गई।
हा 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 हा, क्लेन ने और देर नहीं की और तुरंत क्रिस्टलाइन माउंटेन गोट हॉर्न पकड़ा और उसे मेटल पॉट में फेंक दिया। टेरिफाइंग हैसी अचानक गायब हो गई और आसपास के ग्रे हेलोस धीरे धीरे मेटल पॉट में कन्वर्ज हो गए। क्लेन ने अपना सिर नीचे किया और देखा कि पॉट में लिक्विड गोल्ड, येलो और रेड के मिक्स में कलर्ड था। हालांकि तीनों कलर्स अपनी बाउंड्रीज पर एक्सट्रीमली डिस्टिंक्ट बने रहे। लिक्विड से बबल्स चर्न हो रहे थे और फिज कर रहे थे, लेकिन वे पॉट से बच नहीं पाए और साइलेंटली बर्स्ट हो गए। इस सीन ने क्लेन को स्प्राइट की याद दिला दी, जो उसके पिछले इनकारनेशन का कार्बोनेटेड ड्रिंक था। यह एक्चुअली एक डिलीशियस ड्रिंक जैसा दिखता है। उसके दिमाग में एक थॉट आया जो उसकी कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अलाइन करता था, अपनी नर्वसनेस, एक्साइटमेंट और एंटीसिपेशन को दबाते हुए। क्लेन ने ब्लैक मेटल पॉट से लिक्विड को एक ग्लास बॉटल में डाला। जिस बात ने उसे शॉक किया वो यह थी कि मेटल पॉट में पोशन का एक भी बिट नहीं बचा था। यह सच में एक ऐसा पोशन है जो लोगों को बियॉन्डर्स में बदल देता है। क्लेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसने खूबसूरत दिखने वाले ट्राइकलर्ड लिक्विड को देखा। क्रेस्टेड सेसिमिर, जो पूरे समय चुप रहा था, अचानक मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, कम से कम मैंने तुम्हारे पोशन के कंकॉक्शन में कोई प्रॉब्लम नोटिस नहीं की। मैं यहाँ यह पक्का करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि पोशन कंज्यूम करने के बाद कोई एक्सीडेंट न हो। चिंता मत करो, जब तक यह कुछ सीरियस नहीं है मुझे तुम्हें बचा लेना चाहिए। ओके। क्लेन ने सिर हिलाया और क्लाउन पोशन को वापस लंबी मेज पर रख दिया। उसने अपनी स्लीव के अंदर की सिल्वर चेन उतारी और टोपाज पेंडेंट को नेचुरली नीचे लटकने दिया, लिक्विड से थोड़ी दूरी पर। किसी भी दूसरे ऑक्यूपेशन के बियॉन्डर्स के लिए पेंडुलम डिविनेशंस केवल हाँ या न का जवाब दे सकते थे। ऑफ कोर्स, जब पर्याप्त जानकारी नहीं होती तो डिविनेशन कोई यूजफुल जवाब नहीं देता। जब पेंडुलम नहीं घूमता तो इसे एक फेल्ड डिविनेशन कहा जाता था। एक सीयर के रूप में क्लेन का पेंडुलम हाँ या न के जवाब की डिग्री को भी स्पष्ट रूप से डिटरमाइन कर सकता था। क्लेन की आंखें डार्क हो गईं जब उसने रिसाइट किया, यह पोशन हार्मफुल है, यह पोशन हार्मफुल है। 7 बार के बाद उसने अपनी आधी बंद आंखें खोली और देखा कि टोपाज पेंडेंट क्लॉकवाइज घूम रहा था, लेकिन बहुत धीरे धीरे। क्लॉकवाइज का मतलब है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि पोशन हार्मफुल है, हालांकि यह धीरे धीरे घूमता है, जिसका मतलब है कि यह केवल स्लाइटली हार्मफुल है। हाँ, पोशंस कंट्रोल का लॉस ला सकते हैं, इसलिए हार्म की पॉसिबिलिटी है। लो लेवल ऑफ हार्म का मतलब है कि पोशन में कुछ भी गलत नहीं है। क्लेन ने राहत की सांस ली और पेंडुलम को अपनी रिस्ट पर लटा, उसे अपनी स्लीव से ढक लिया और उस मोमेंट पर क्रेस्टेटा भरे बिना नहीं रह सका। तुम सच में एक प्रोफेशनल सीयर हो, मुझे एडवांटेज का पूरा यूटिलाइज करना चाहिए, लेकिन मैं इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकता और यह नहीं सोच सकता कि ऑल पावरफुल है। क्लेन ने धीरे से जवाब दिया और क्लाउन पोशन की बॉटल उठा ली। इसे पीने के बाद मैं एक सीक्वेंस 8 बियॉन्डर बन जाऊंगा। यह थॉट उसके दिमाग में कौंधा और क्लेन ने हिचकिचाहट नहीं की। उसने बॉटल उठाई, अपना सिर झुकाया और पोशन को गटक लिया। बिटर सो बिटर, इट सक्स टोटली। उसे तुरंत एहसास हो कि बाहर से अच्छा दिखने लेकिन अंदर से सड़ा हुआ होने का क्या मतलब होता है। उसका चेहरा पोशन की वजह से बिगड़ गया था। वो उल्टी करना चाहता था, नहीं सका। फिर क्लेन ने महसूस किया कि उसका चेहरा लाल हो गया है और उसके बाकी शरीर को भी इसी तरह का रिएक्शन हो रहा था। उसे यकीन वो एक स्टीम लॉबस्टर जैसा दिख रहा है। और जहां तक उसकी स्पिरिट और माइंड की बात है, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें एक पतली सुई में एक्सट्रैक्ट किया गया हो और वो पोशन के साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्यूज होकर उसके हर एक सेल में चुभ रही हो। यह एक ऐसी फीलिंग थी जिसे अपने सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं थी। क्लेन वहां खड़ा रहा और उसने देखा कि इंट्रूडर उसके शरीर के सबसे मिनट एरियाज पर हमला कर रहा है। कुछ सेकंड के लिए उसे एक रोबोट जैसा महसूस हुआ जिसके पार्ट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बदले जा रहे हों। एक अननोन पीरियड ऑफ टाइम बीतने के बाद उसके माइंड ने उसके फिगर को रिफ्लेक्ट किया, जैसे वो अपने ही कानों से खुद को गाते हुए सुन रहा हो। इस स्ट्रेंज प्रोजेक्शन की वजह से क्लेन ने डिस्कवर किया कि वो अपने फेशियल और बॉडीली मोशंस को प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकता है। इस बीच उसके कान बजने लगे। उसने अपने चारों ओर गूंजती हुई और चिल्लाहट सुनी जो कुछ समय से नहीं हुई थी। हॉर्नेसिस फ्लेग्रिया, हॉर्नेसिस फ्लेग्रिया, हॉर्नेसिस फ्यू। क्लेन ने लेयर्ड स्फेरिकल लाइट की इमेज इन की और धीरे धीरे एक कॉजिटेशन स्टेट में एंटर किया। बिट बाय बिट वो स्टेट से बाहर निकला जहां उसकी स्पिरिचुअलिटी लीक हो रही थी और जहां उसने थोड़ा कंट्रोल खो दिया था। उस मोमेंट पर उसे पता था कि वो सक्सेसफुली एडवांस हो गया है। उसे पता था कि वो एक सीक्वेंस 8 क्लाउन है। क्लेन कैप्टन के ऑफिस की तरफ मुड़ा और देखा दरवाजा पूरा खुला हुआ था। डन स्मिथ अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ था और अपना पाइप सूंघ रहा था। जब डन ने अपनी ग्रे आंखों से उसे देखा तो उसने अपनी बैठने की पोस्चर बदल ली। तुम काफी अच्छे शेप में लग रहे हो। बिल्कुल नहीं लग रहा कि अभी अभी पोशन पिया है। यह शायद लेवल अप करने से पोशन को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने का एडवांटेज है। क्लेन ने अपने पीछे का दरवाजा बंद किया और बैठ गया। वो और डन दोनों एक्टिंग मेथड के बारे में जानते थे, इसलिए उनकी कसम उन्हें एक दूसरे से एक्टिंग मेथड के बारे में बात करने से नहीं रोकती थी। वे इसके बारे में अपने विचार एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन दोनों ने एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग के साथ इसे उठाया नहीं। एक्सचेंज के बाद वे एक ही समय पर चुप हो गए। क्लेन ने सोचा और पूछा, क्या हिज ग्रेस चले गए हैं?
हाँ, एक हाई रैंकिंग डीकन के रूप में उनके पास दूसरे मैटर्स भी हैं टेक केयर करने के लिए। डन ने एक पल के लिए सोचा, ओह, ओल्ड नील के मरने के बाद जो रेड आईबॉल्स की जोड़ी बची थी वो उन्होंने ले ली। क्लेन शॉक्ड और कंफ्यूज्ड था। क्यों? डन ने अपनी कॉफी उठाई और एक घूंट पी। उसने एक लंबी खामोशी के बाद जवाब दिया, हमें खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक रैम्पेजर असल में पहले से ही एक मॉन्स्टर होता है, और जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था, मॉन्स्टर्स मरने के बाद ऐसी चीजें छोड़ जाते हैं जो बियॉन्डर पावर्स से रिच होती हैं। जब इन रेलिक्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो उन्हें सील करना पड़ता है। हाँ, यह सील्ड आर्टिफैक्ट्स के सबसे कॉमन ऑरिजिन्स में से एक है। नाइटहॉक्स के इंटरनल रूल्स के मुताबिक रैम्पेजर्स द्वारा छोड़ी गई चीजों को कहीं और स्टोर करने की जरूरत होती है ताकि वे अपने पार्टनर्स को ट्रिगर न करें। एक लॉजिकल रूल। क्लेन ने भारी मन से सिर हिलाया। अचानक उसने शार्पली नोटिस किया कि कैप्टन ने कुछ मिस कर दिया है, तो उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या होगा अगर पीछे छोड़ी गई आइटम कंट्रोलेबल हो? डन ने उसे देखा। उसकी ग्रे आंखें एक शांत रात की तरह गहरी थीं। उसने आभरी और कहा, तुम इसका जवाब नहीं जानना चाहोगे। क्लेन एक पल लिए चौंक गया। फिर उसे अचानक एक पॉसिबिलिटी का एहसास हुआ। नॉर्मल मॉन्स्टर्स बियॉन्डर इंग्रेडिएंट छोड़ जाते थे जिनका इस्तेमाल पोषण बनाने के लिए किया जा सकता था, लेकिन एक रैम्पेजर का क्या जो एक मॉन्स्टर में बदल गया हो? अगर वे कंट्रोलेबल आइटम्स छोड़ जाते तो क्या उन चीजों को बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता? यह एहसास होने पर क्लेन को अचानक एक स्ट्रॉन्ग डिस्गस्ट की फीलिंग हुई। वो अपना सिर घुमाकर उबकाई लेने से खुद को रोक नहीं सका, यहां तक कि उसकी नजर भी अचानक धुंधली हो गई। यह कितनी टेरिफाइंग थ्योरी है, लेकिन यह एक ऐसा जवाब है जिसके सच के करीब बहुत ज्यादा संभावना है। उस पल में उसे अबिस से लड़ने के लिए हमें अबिस के करप्शन को सहना होगा, और हम गार्डियंस हैं, लेकिन साथ ही उन मिजरेबल रैचेज का झुंड भी हैं जो कॉन्स्टेंटली थ्रेट्स और मैडनेस से लड़ रहे हैं। जैसी कहावतों की गहरी समझ हुई। क्या यह उन कारणों में से एक होगा कि चर्च एक्टिंग मेथड को क्यों छिपाता है? ताकि वे स्पेयर पार्ट्स के लिए अपने कुछ मेंबर्स को रिसाइकल कर सकें, लेकिन यह अपर एशेलॉन्स के मेंबर्स को चर्च को रिजेक्ट करने पर मजबूर कर देगा। क्लेन के चेहरे पर उसके बदलते एक्सप्रेशन साफ झलक रहे थे। उसका रिस्पॉन्स देखकर डन अचानक हंसा। उसकी ग्रे आंखों में एक चमक थी। इसको ब्राइटर साइड से सोचो। तुम यह सोच सकते हो कि हमारे टीममेट्स एक अलग फॉर्म में हम पर नजर रख रहे हैं, वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। यह कहने के बाद डन ने अपना सिर नीचे किया, अपनी कॉफी उठाई और उसे अपने मुंह तक ले गया। लगभग 20 सेकंड्स की खामोशी के बाद उसने अपना सिर उठाया और कहा, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज ढूंढ सकते हैं, हम वो नहीं करेंगे जो तुम सोच रहे थे। ऑल राइट, रूल्स के मुताबिक तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी, क्योंकि तुमने अभी अभी एडवांस किया है। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम आज दोपहर अपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग पर जाना चाहते हो या नहीं, लेकिन तुम्हें गेविन को किसी भी तरह से इन्फॉर्म करना होगा। क्लेन ने धीरे से सिर हिलाया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी पीठ सीधी की और कहा, कैप्टन ने मिस्टिसिज्म पर अपने लेसन्स पूरे कर लिए हैं। मैं अपनी सुबह का इस्तेमाल ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग जैसी टेक्निक्स सीखने के लिए करना चाहता हूं। वो रुका और एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जोड़ा, मैं जल्द से जल्द एक नाइटहॉक के रूप में अपनी पूरी करना चाहता हूं। डन ने उसे एक पियर्सिंग लुक दिया और आह भरी, तुम मेरे इमेजिनेशन से ज्यादा टफ हो। एज यू विश। यस कैप्टन। क्लेन अचानक खड़ा हुआ और अपनी छाती पर एक क्रिम्सन मुन बनाया। ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी छोड़ने के बाद क्लेन आराम करने के लिए घर वापस नहीं गया, बल्कि उसने मौके का फायदा उठाकर एक ट्रैकलेस कैरेज लेकर अजिक के घर चला गया। डिंग डोंग। जैसे ही डोरबेल साफ साफ बजी, अजिक व्हाइट शर्ट और ब्लैक वेस्ट में दरवाजा खोला। उसके वेस्ट पॉकेट से एक गोल्ड वॉच चेन लटक रही थी। क्या तूने काम नहीं करना है? अजिक ने आसमान पर एक नजर डाली और महसूस किया कि सूर्य भी तक अपनी पीक पर नहीं चढ़ा है। एक्चुअली कुछ स्पेशल सर्कम्स्टेंस की वजह से मेरे पास ज्यादातर दिन की छुट्टी है, क्लेन ने अस्पष्ट रूप से समझाया। अजिक ने उसे देखा और कुछ नोटिस करता हुआ लगा। उसने सिर हिलाया और क्लेन के एंट्री के रास्ता बना दिया। हॉलवे में क्लेन ने अपनी केन साइड में रखी, अपना हैट उतारा और अजिक के पीछे पीछे लिविंग रूम में चला गया। लिविंग रूम कंफर्टेबली फर्निश्ड था, जिसमें एक फायरप्लेस, रॉकिंग चेयर, काउचेस और एक कॉफी टेबल थी। क्लेन अपनी यूजुअल जगह पर बैठ गया। अजिक क्लेन के सामने बैठ गया और कॉफी टेबल पर रखे सिगार्स की ओर इशारा किया। डू यू वॉन्ट वन? नहीं। क्लेन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अजिक ने उसे परसुएड करने की कोशिश नहीं की। उसने एक माचिस जलाई और एक सिगार जलाया। उसी समय उसने लापरवाही से पूछा, क्या तुमने मोर्स टाउन का मैटर टेक केयर कर लिया है? इसके लिए मुझे आपको थैंक यू कहना होगा, क्लेन ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसी समय उसने चुपके से लैंपून किया, मिस्टर अजिक, अपनी मेमोरीज खोने से पहले आपने अपने लिए जरूर एक काफी साइजेबल वेल्थ छोड़ दी होगी, वरना एक टीचर जो एसोसिएट प्रोफेसर भी नहीं है इतनी फ्रिक्वेंटली सिगार कैसे एंजॉय कर सकता है? जैसे ही अजिक अपने सिगार के साथ फिडल कर रहा था, क्लेन ने एक मैटर उठाया। मिस्टर अजिक, मुझे आपसे कुछ पूछना है। व्हाट इज ने बिना सिर उठाए जवाब दिया। क्लेन रुका और अपने शब्द ऑर्गेनाइज किए। मेरे एक कलीग ने कंट्रोल खो दिया और एक मॉन्स्टर बन गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसकी स्पिरिट कंटेमिनेटेड थी? उसे यकीन नहीं था कि मिस्टर अजिक लूजिंग कंट्रोल का मतलब जानते हैं, इसलिए उसने जस्ट इन केस एक एक्सप्लेनेशन तैयार कर रखी थी।
अजिक ने जो वो कर रहा था वो रोक दिया और अपना सिर उठाकर क्लेन को देखा। उसने भारी मन से सिर हिलाया और कहा, नो डाउट तुम्हें इस तरह की सिचुएशन में बहुत केयरफुल रहना होगा। अगर उसने किसी इविल गॉड या डेविल के टेम्पटेशन की वजह से कंट्रोल खो दिया तो उसकी स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करना, यह बहुत ज्यादा संभावना है कि यह लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर की ओर ले जाए। आई अंडरस्टैंड। क्लेन ने डिसअपॉइंटमेंट की सांस छोड़ी। जब वो ओल्ड नील के घर पर था वो बहुत इमोशनल था और ओल्ड नील की स्पिरिट से कांटेक्ट करना भूल गया था। नहीं, डन स्मिथ ने उसे बिल्कुल याद दिलाया, इसलिए उसने पूरी तरह से मौका गंवा दिया। अब जब मैं सोचता हूँ, कैप्टन भूला नहीं था बल्कि इंटेंशनली इसे उठाने से बच रहा था। क्लेन चुपचाप सोच में पड़ गया। वो इस टॉपिक पर ज्यादा नहीं रुका और इसके बजाय अपनी पिछली एनकाउंटर का जिक्र किया। मिस्टर अजिक, मैंने मोर्स टाउन के पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स के ओरिजिन्स को डिवाइन करने की कोशिश की। मैंने एक अपसाइड डाउन पिरामिड देखा जो अंडरग्राउंड तक फैला हुआ था। मेरे टीममेट ने मुझे बताया कि यह डेथ का सिंबल है, केवल उसके डिसेंडेंट्स को ही ऐसा ऑनर मिलता है। अजिक ने माचिस नीचे रखी और सिगार कटर उठाया जब वो अचानक एक डेज में पड़ गया। वो काफी देर तक मोशनलेस रहा। वो अपनी सीट पर पीछे झुक गया और एक अनयूजुअली ग्लूमी एक्सप्रेशन पहना। थोड़ी देर बाद उसने एक गहरी आवाज में कहा, यह मुझे एक बहुत फेमिलियर फीलिंग देता है, लेकिन मुझे कुछ भी याद आता हो नहीं लग रहा है। आई एम वेरी सॉरी। क्लेन ने ईमानदारी से आभरी। उसने सोचा था कि वो अपनी डिविनेशन से मिली रेवलेशन का इस्तेमाल मिस्टर अजिक की मेमोरीज को और ज्यादा जगाने के लिए कर सकता है। अजिक ने सिगार कैप काटा, अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अगर यह कुछ ऐसा होता जिसे आसानी से याद किया जा सकता तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी किस्मत से बचने का कोई तरीका बहुत पहले ही ढूंढ लिया होता। ऑफ कोर्स, मुझे तुम्हारी काइंडनेस के लिए तुम्हें थैंक यू कहना होगा। थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग अबाउट मी दिस एंटायर टाइम। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर जोड़ा, ओ, और मैं नियर फ्यूचर में टिंगेन छोड़ दूंगा। क्यों? क्लेन ने हैरानी से पूछा। क्या हमने यह नहीं कहा था कि हम पर्दे के पीछे के मैनिपुलेटर को ढूंढने जा रहे हैं? वो पर्सन जिसने मेरी किस्मत को अफेक्ट किया और तुम्हारे बच्चे का स्कल चुराया। अजिक ने अपना सिगार पकड़ा और आभरी और फिर एक्सप्लेन किया, टारगेट ने शायद मेरे अटेंशन और इन्वेस्टिगेशन को नोटिस कर लिया है। वो हाल ही में कोई एक्शन नहीं ले रहा है जिससे मेरे पास कोई क्लू नहीं है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए टिंगेन छोड़ने और बैकलैंड जाने के बारे में सोच रहा हूँ। एक तरफ मैं अपनी मेमोरीज खोने से पहले छोड़े गए ट्रेसेस को सर्च करने का मौका ले सकता हूँ, दूसरी ओर मेरी एब्सेंस शायद टारगेट को अपना गार्ड लोअर करने दे। सही है, मिस्टर अजिक की आखिरी मेमोरी लॉस बैकलैंड यूनिवर्सिटी के आसपास हुई थी। यह अफसोस की बात है कि आप मेरी जगह नहीं ले सकते। रेड चिमनी हाउस की तलाश में। क्लेन ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं इस पर पूरा ध्यान दूंगा। एक बार जब टारगेट एक्शन लेता है और खुद को एक्सपोज करता है तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। हम मिस्टर अजिक, मैं आपको टाइमली मैनर में चीज के बारे में कैसे इन्फॉर्म करूंगा। क्लेन को यह आइडिया था कि अगर अजिक डेथ का डिसेंडेंट है या अगर वो किसी तरह से डेथ से लिंक्ड है तो उसकी पावर्स कॉप्स कलेक्टर सीक्वेंस जैसी कुछ होंगी। उसके पास निश्चित रूप से डेडेली के मैसेंजर जैसी किस चीज को बुलाने का कोई तरीका होगा। दूसरे शब्दों में यह कंफर्म करता है कि क्या अजिक वास्तव में डेथ से रिलेटेड है या डेथ का डिसेंडेंट है। अजिक ने अपने सिगार का एक पफ लिया और लगभग 20 सेकंड्स तक सोचा। उसने अपनी लेफ्ट स्लीव से एक ऑर्नामेंट निकाली। ये एक इंट्रेट लेकिन पुराना कॉपर विसल था। इस पर बहुत सारे यूनिक पैटर्न्स थे जो इसे एक मिस्टीरियस ऑरा से भर देते थे। यह वो चीज है जो मेरे पास थी जब मैं बैकलैंड में जागा था। जब तुम इसे बजाओगे तो तुम एक मैसेंजर को समन करोगे जो मेरा है। अजदिन ने कॉपर विसल को पकड़कर डिटेल में एक्सप्लेन किया। इतने सालों के बाद यह कॉपर विसल अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक मिस्टिकल आइटम होना चाहिए, है ना? क्लेन सरप्राइज्ड और डिलाइटेड कि उसने इनडायरेक्टली प्रूव कर दिया था कि मिस्टर अजिक डेथ से रिलेटेड है। अजिक ने क्लेन पर एक नजर डाली, फिर उसने कॉपर विसल को अपने मुंह पर रखा और डेमोस्ट्रेट किया। उसके गाल फूल गए जब उसने पूरी ताकत से फूंका। कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन क्लेन ने अचानक एक ग्लूमीनेस और कोल्डनेस फील की। उसने जल्दी से अपने लेफ्ट मोलर को टैप किया और देखा कि जमीन से ब्लरी व्हाइट बोन्स एक के बाद एक ऊपर फेंकी जा रही थीं, जो एक स्ट्रेंज फाउंटेन बना रही थीं। कुछ सेकंड्स के बाद लिविंग रूम में एक इल्यूजनरी मॉन्स्टर था। उसका शरीर व्हाइट बोन्स से बना था और उसकी आई सॉकेट्स में डार्क फ्लेम्स ग्लो कर रही थीं। यह लगभग 4 मीटर टॉल था और यह क्लेन पर टावर कर रहा था, जो कि 175 सेंटीमीटर भी नहीं था। जैसे ही उसने देखा कि उसका सिर लगभग सीलिंग फाड़ देगा, क्लेन के मन में अचानक एक थॉट आया, मिस्टर अजिक, आपका मैसेंजर थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही एग्जेजरेटेड नहीं है? अजिक ने उन थॉट्स को बिल्कुल शेयर नहीं किया। उसने मुस्कुरा कर कहा, जब तुम इसे लेटर पास कर दोगे तो समनिंग को एंड करने के लिए फिर से विसल बजाना, फिर यह मुझे बहुत जल्दी एक सीक्रेटिव मैनर में लेटर भेज देगा। उसके बाद अजिक ने अपनी रिस्ट को हिलाया और पुराने कॉपर विसल को कमरे के पार फेंक दिया। क्लेन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे एक्यूरेटली पकड़ लिया। उसे यह ठंडा लेकिन माइल्ड लगा। थैंक यू क्लाउन पोशन। उसने राहत की सांस ली। उसने विसल को पूंछा, उसे जोर से बजाया साइलेंटली। ह्यूज मैसेंजर अलग हो गया और ब्लरी व्हाइट बोन्स अंडरग्राउंड में डूब गईं। टसॉक रिर बैकलैंड से होकर बहती थी और उस एरिया के चारों ओर हार्बर्स थे।
एल्गर विल्सन ने चॉफ स्टॉर्म्स का लंबा प्रीस्ट रोप पहना हुआ था और वो धीरे धीरे पैसेंजर शिप से नीचे उतरा। उसने लोगों को हार्बर के चारों ओर आते आते देखा और अनगिनत पोर्ट वर्कर्स सूरज के नीचे पसीना बहा रहे थे। यह एक बसलिंग लेकिन नॉइजी सीन था। इट्स बीन अ व्हाइल, बैकलैंड, एल्गर ने खुद से कहा।